ठीक है। तो जो आज का प्रेजेंटेशन है, आप सभी लोग जानते हैं पहले से ही कि इसका एजेंडा है मार्क टू ई आई सीमेंस। तो इसके बारे में हम बेसिक्स ऑफ मार्क टू ई आई सीमेंस, तो इसकी बेसिक्स जो भी रहती हैं, जो हमारे मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, अ, और जो भी इसके जनरल एस्पेक्ट हैं और टेक्निकल एस्पेक्ट हैं, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे बेसिक स्लाइड है, ई आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। तो उसमें इंटरलॉकिंग को पहले स्लाइड में डिफाइन किया गया है। इंटरलॉकिंग क्या होती है? इंटरलॉकिंग मीन्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सिग्नल्स पॉइंट्स एंड अदर appliances operated from a panel or a lever frame, so interconnected by mechanical locking or electrical locking or both, that their operation must take place in proper sequence to ensure safety। मतलब सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए जो भी हमारे जो है सिग्नलिंग इक्विपमेंट है, उनको हम इंटरलॉकिंग के थ्रू जोड़ते हैं। ठीक है, ताकि कि हमारा जो है सेफ्टी इंश्योर रहे। पहले जब पैनल होता था तो उस पैनल इंटरलॉकिंग कहते थे, लीवर होता था तो मैकेनिकल इंटरलॉकिंग कहते थे। ठीक है। तो अलग अलग फेज हैं। अब हम क्या है कि हम उन सब फेज से गुजर के अभी क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में हम लोग ने कदम रख दिया है। ठीक है, और सक्सेसफुली जो है हम इसको एक तरीके से जो है ऑपरेट कर पा रहे हैं। तो इंटरलॉकिंग के बारे में सभी को आइडिया है, तो इसके बारे में बताया गया है कि रेलवे में कितने तरह की इंटरलॉकिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरलॉकिंग। तो सबसे पहले जो है मैकेनिकल इंटरलॉकिंग हुआ करती थी। ठीक है, फिर इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंटरलॉकिंग आई, जिसमें कि इक्विपमेंट हमारे थोड़े, जैसे हमारा डायडो है। ठीक है, और जैसे हमारा जो है ये इलेक्ट्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स है। हाँ, तो मैकेनिकल भी थे और इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई से भी हम लोग जो है बहुत चीज़ें जो है डिटेक्शन और ये सब, जैसे हमारा ईपीडी है, हाँ, इलेक्ट्रिकल पॉइंट डिटेक्शन मशीन। तो ये सब पार्ट हैं हमारे इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंटरलॉकिंग के। फिर आई रिले इंटरलॉकिंग या पैनल इंटरलॉकिंग, जिसपे कि हम रिलेज के थ्रू जो है वो सारी इंटरलॉकिंग अपनी फिजिकल रिलेज के थ्रू सारे के सारे जो भी हमारे जो है जो सर्किट्स होते थे वो हम अचीव करते थे। ठीक है, और इसके बाद आई हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। इसमें क्या हुआ कि फिजिकल रिले को जो है रिप्लेस कर दिया अ, जो है वो प्रोग्राम ने। ठीक है, तो प्रोग्राम के थ्रू जो है हम उसी सर्किट, सेम सर्किट को हम प्रोग्राम के थ्रू, जितने भी लॉजिकल सर्किट्स होते हैं वो सबको हमने प्रोग्राम के थ्रू जो है अचीव करने लगे, कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू। तो वहाँ पे आई इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। ठीक है, इसी को सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जो है इंटरलॉकिंग सिस्टम है। ठीक है, जिसमें कि हम जो भी हमारे जो है फिजिकल गियर्स होते हैं, जैसे पॉइंट हुआ, सिग्नल्स हुआ, एलसी गेट हुआ, क्रैंक हैंडल हुआ, कंट्रोल पैनल हुआ, वीडियो हुआ। तो उन सब की जो है, ये क्या करता है कि इनपुट से सारी इंफॉर्मेशन लेके फिर उसके बाद जो भी हमारे जो है लॉजिक सर्किट्स होते थे, जो कि हमारे पहले पहले जो है रिले इंटरलॉकिंग में वो रिले और उनके कॉन्टेक्ट्स के पूरे सर्किट्स रहते थे, वो सब अब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक, मैंने आपको वही बता दिया कि उन सबको हम लॉजिक सर्किट्स को हम ले आए क्या, किस फॉर्म में, प्रोग्राम्स के फॉर्म में ले आए। तो वो माइक्रो प्रोसेसर बोर्ड बेस्ड जो है हमारा इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। ठीक है, और वही मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था कि इससे पहले हम पीआई और आरआई, कन्वेंशनल रिले इंटरलॉकिंग रहती थी इससे ठीक पहले। वाई ईआई, ईआई की हमें क्यों जरूरत पड़ी? तो हम किसी भी पुराने सिस्टम से जब नए सिस्टम में जाते हैं, तो क्योंकि हमें उसके बेनिफिट्स होते हैं, नए सिस्टम से अच्छे बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए हम उस पे जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं, अपना जो है सबसे बड़ा बेनिफिट तो वही बेनिफिट्स ही इसमें गिनाए गए हैं कि हमें क्या फायदे हुए, हम क्यों इसकी तरफ गए। तो जैसे जैसे जितने भी हमारे जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक इवॉल्व होती गई और ये जो है सॉफ्टवेयर और ये सब चीज़ें इवॉल्व होती गई, तो वैसे ये हर सेक्टर को चेंज किया इसने। तो हमारे रेलवे को भी इसने चेंज किया, उसमें हमारी इलेक्ट्रॉनिक को, हमारी इंटरलॉकिंग को भी इसने, इस इलेक्ट्रॉनिक्स ने चेंज किया। ठीक है, तो
इसीलिए जो है इसमें जैसे एंटायर लॉजिक सर्किट्स आर सिमुलेटेड इन सॉफ्टवेयर, तो सारा का सारा लॉजिक सर्किट अब क्या है, सॉफ्टवेयर में सिमुलेट हो गया है। ठीक है, जो कि पहले हम क्या करते थे कि पहले हम उसको रिलेज के थ्रू, रिले कॉन्टैक्ट के थ्रू और सप्लाईज के थ्रू जो है उसको रन कराते थे। टिपिकल से टिपिकल जो है हमारे सर्किट्स होते थे। ठीक है, तो अब उन सबको रिप्लेस हो गया कि सिंपल लॉजिक के थ्रू रिप्लेस हो गया है। अब वो लॉजिक के फॉर्म में रहता है हमारे सिस्टम में। नो नीड ऑफ बल्कि रिले, तो ये बल्कि रिले जो है ये हमारी कम हो गई। ठीक है, लेस स्पेस, जब रिले कम हो गई तो वो पूरा स्पेस ही खत्म, मतलब बहुत लेस स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है इसमें। वायरिंग की, लेस वायरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। सोल्डरिंग करते हैं उसमें, और सोल्डरिंग के दौरान आप सभी जानते हैं कि वो ड्राई सोल्डर और इस तरह की समस्याएं थी, तो वो सब सॉल्व हो गई, क्योंकि इसमें जब रिलेज ही नहीं यूज हो रही हैं तो जो भी जो है सोल्डरिंग करनी है, ये सब, ये इसके रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब भी हमारी नलीफाई होगी। ठीक है, इसके आगे जो है इंस्टॉलेशन एंड यार्ड अल्टरेशन टाइम इज लेस। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन का टाइम भी, पहले वायरिंग चलती थी ना, उनके लिए इतनी बड़े बड़े रिले रूम, आप लोगों को पता है कि बहुत बड़े बड़े रिले रूम होते थे, सब कुछ होते थे। अब क्या है कि वही चीज जो है सिस्टम पे बैठ के ही सारा का सारा डिजाइन कर दिया जा रहा है, तो जो है यार्ड का अल्टरेशन टाइम भी बहुत लेस। किसी भी यार्ड में इंस्टॉलेशन तो इजी हो ही गया, किसी यार्ड में अल्टरेशन भी करना है तो वो यार्ड में अल्टरेशन आप कर दीजिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा, अब ऐसा नहीं है कि आपको अल्टरेशन करने में जो डिफिकल्टी आती थी वो भी कम हो गई। ठीक है, वो हमें अब लॉजिक में चेंज करना पड़ता है, और वो आसानी से हमारा रिडक्शन इन पावर कंजम्पशन, तो पावर कंजम्पशन में भी बहुत ज़्यादा कमी आई है। ठीक है, जब इतनी ढेर सारी रिलेज थी तो हमें ज़्यादा पावर कंज्यूम होती थी। अब क्या है कि वो सब लॉजिक के फॉर्म में आ गया है, तो सिंपल पावर कंजम्पशन भी बहुत लो हो गया है। ठीक है, अब इसमें फिर वही बात कहेंगे कि ये अगली स्लाइड है, एडवांटेज ऑफ ई आई की क्या क्या एडवांटेज है। तो ये जो ई आई के सबसे बड़ी एडवांटेज है, ये सेल्फ डायग्नोस्टिक है। ठीक है, ये क्या करता है कि जो ई आई की अपनी जो भी एरर्स आती हैं, जो भी समस्याएं आती हैं, तो वो क्या है कि कभी एरर कोड के फॉर्म में हमें खुद ही बता देता है कि हाँ ये एरर है। अभी इसमें फॉल्ट एलईडीज होती हैं, ठीक है, वो ग्लो कर जाती हैं। ठीक है, तो उनको देख के हमें पता चल जाता है कि नहीं भाई, सिस्टम बता रहा है कि ये प्रॉब्लम है, तो उसे कहते हैं सिस्टम खुद ही डायग्नोस करके अपनी प्रॉब्लम्स को हमें बता देता है। ठीक है, जो भी सिस्टम में प्रॉब्लम आई है, तो इट इज सेल्फ डायग्नोस्टिक एंड सेल्फ इंटीग्रिटी टेस्ट फीचर। सिस्टम खुद अपनी सारी इंटीग्रिटी टेस्ट करने के लिए जो है सक्षम है। मतलब अगर सिस्टम में जितने भी इक्विपमेंट हैं, ठीक है, वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सिस्टम में अगर 10 मॉड्यूल लगे हुए हैं, सिस्टम में कुछ नेटवर्क स्विचेस लगे हुए हैं, सिस्टम में रोम लगा हुआ है, पीएम कार्ड लगा हुआ है, तो वो सब एक दूसरे को कम्युनिकेट करके एक दूसरे को फाइनली जो है डायग्नोज करते रहते हैं, मतलब पता करते रहते हैं कि हाँ भाई इसकी इंटीग्रिटी मिल रही है कि नहीं, बराबर कम्युनिकेशन मिल रहा है, बराबर उसको एक दूसरे को रीचेक करके फाइनल हमें सिस्टम खुद बताता रहता है कि नहीं, कंप्लीट इंटीग्रिटी है मेरी। ठीक है ना, तो वो सिस्टम सेल्फ इंटीग्रिटी टेस्ट फीचर खुद ही सेल्फ इंटीग्रिटी भी टेस्ट करता है, और खुद ही सेल्फ डायग्नोस्टिक भी जो है ये दोनों फीचर इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो फेलियर्स लोकेटेड एंड इनिशिएटेड बाय एरर कोड अलार्म, फेलियर्स लोकेटेड एंड इनिशिएटेड बाय एरर कोड एंड अलार्म, तो वही जैसा मैंने बताया कि एरर कोड के फॉर्म में, अलार्म के फॉर्म में, आप लोग जानते हैं वीडियो पे हमें विजुअल अलार्म भी आ जाते हैं, और जो है ऑडियो अलार्म भी आ जाता है, यहाँ नेटवर्क स्विच फेल एट रिले रूम, नेटवर्क स्विच फेल एट एसएम रूम, इस तरीके का अलार्म भी आ जाता है। या पॉइंट फेल हुआ तो पॉइंट का भी विजुअल हम पढ़ भी सकते हैं उसको, और ठीक है, और लिख के भी आ जाता है हमें, विजुअल भी अलार्म आते हैं और ऑडियो अलार्म भी आ जाते हैं। फॉल्टी मॉड्यूल कैन बी रिप्लेस्ड बाय स्पेयर मॉड्यूल। ठीक है, तो जो इसमें मॉड्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि रिप्लेस करके हम फेलियर भी अटेंड कर लेते हैं। ठीक है, अगर कोई मॉड्यूल फॉल्टी हुआ तो उसको दूसरे मॉड्यूल से बदल दो, आपका फेलियर राइट हो जाएगा। ठीक है, द डाउन टाइम ऑफ सिस्टम इज लेस, तो इसका फेल टाइम भी जो है बहुत कम है ना। अगर फेल होता है, जैसे ये सब फीचर होने की वजह से बहुत जल्दी हम उसको डायग्नोज भी कर लेते हैं। लेस प्रोन टू शॉर्टकट मेथड। अच्छा, लॉजिक, अगर सब कुछ लॉजिक के फॉर्म में है तो हमारे हाथ में कुछ ऐसा रहता नहीं है कि कोई भी जाके, अब उसको कोई एक्सपर्ट ही होगा जो उसका वही उसमें कुछ चेंजेस कर सकता है नॉर्मली, वरना फिर पूरे लॉजिक के पार्ट में सिर्फ इनपुट और आउटपुट छोड़ दिया जाए तो जो इंटरमीडिएट पार्ट होता है वो पूरा लॉजिक पार्ट है,
उसमें जो है वो लेस prone टू शॉर्टकट मेथड, कोई भी शॉर्टकट मेथड हम इसमें कर नहीं सकते हैं, इसकी संभावना बहुत ही कम है। टोटल सिस्टम शटडाउन इज सिग्नल रॉन्गली फेड। अगर कुछ भी ऐसा शॉर्टकट किया गया है, ठीक है, कि सिग्नल को हम जो है हमने जो है सोचे कि सर सिग्नल को हम रॉन्ग रॉन्ग तरीके से जो है हम सिग्नल को हम ऑफ कर दें या कुछ ऐसा, तो क्या होगा, हमारा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। इस तरीके के फीचर्स इसमें हैं, ठीक है, हमारा पूरा सिस्टम ही शट डाउन हो जाता है। सिस्टम कैन बी टेस्टेड एट फैक्ट्री लेवल यूजिंग सिमुलेशन पैनल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम सिस्टम को फैक्ट्री लेवल पे भी टेस्ट कर सकते हैं। तो अपने फैट होते हैं, फैक्ट्री असेसमेंट टेस्ट होता है। तो क्या होता है कि वो पूरे सिमुलेशंस को एक तरीके से हम फैक्ट्री में बैठ के भी टेस्ट कर सकते हैं। हमने बताया बाहर भी बैठ के कंप्लीट टेस्टिंग में उसके लिए यार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है कि हमें यार्ड चाहिए ही चाहिए टेस्टिंग करने के लिए। तो पहले एक लेवल पे तो फैक्ट्री पे ही टेस्ट होके तब उसके बाद लॉजिक आता है। फिर उसके बाद वो जो है हम लोग टेस्ट करते हैं। और हम लोग भी ऐसा नहीं है कि सीधे यार्ड में टेस्ट करते हैं, फैट के बाद हम लोग उसको फैट जब हो जाता है तो फिर उसको मतलब वो रेलवे, पहले वो खुद फैक्ट्री वाले अपना फैट करते हैं, फिर उसके बाद जो है कंपनी वाले करते हैं, फिर उसके बाद रेलवे वाले भी फैट करते हैं। तो हम लोगों के साथ जब फैट हो जाता है उसके बाद हम सेट करते हैं, उसके बाद हम उसको साइड से कनेक्ट करके तो सिमुलेशन यार्ड के सिमुलेशन को हम बना के तो सिमुलेशन से ही ऐसे कनेक्ट करके, ये बहुत बड़ी सुविधा है। वरना फिर क्या होता था कि हमें यार्ड चाहिए होता पूरा। तो अभी क्या करते हैं कि एक जो है सिमुलेशन का भी लॉजिक बना रखा है इन्होंने। तो उसमें उसमें बिल्कुल यार्ड जैसा ही रहता है, सिमुलेशन का एक पैनल और रहेगा, वो उसी को यार्ड मान लेते हैं और उसी में नॉर्मल कर दिया तो पॉइंट नॉर्मल हो गया, रिवर्स कर दिया तो पॉइंट रिवर्स हो गया। तो एक यार्ड भी हमने जो है लॉजिक लॉजिक के थ्रू एक यार्ड भी जनरेट कर लिया है, उसे ही हमने सिमुलेशन पैनल कहा है। तो दो पैनल रहते हैं, एक सिमुलेशन सिमुलेशन पैनल रहता है, एक हमारा ऑपरेटिंग पैनल रहता है। ऑपरेटिंग में हम टेस्ट करते हैं और सिमुलेशन को एज अ यार्ड हम यूज करते हैं। तो ये जो है फैक्ट्री में भी टेस्ट हो जाता है, फैक्ट्री लेवल पे आसानी से टेस्ट हो जाता है। तो पहले वही फैट करने की सुविधा, ये बहुत बड़ी सुविधा है। वरना फिर हमें क्या करना पड़ता था, इससे पहले जो इंटरलॉकिंग होती थी तो डायरेक्ट साइट टेस्टिंग ही होती थी उसमें, पहले की कोई टेस्टिंग नहीं। तो उसमें चाहे जितना टाइम लगे, बहुत टिपिकल यार्ड हो गए तो उसमें इसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है और कहीं ना कहीं एरर की संभावना बनी ही रहती है। तो यहाँ पे हम चाहे जितना भी एक्सपेरिमेंट करें, सिमुलेशन पैनल मिल गया तो हम ऐसे भी करें वैसे भी करें, जितनी तरीके से हमारे दिमाग में चीजें आ सकती हैं गड़बड़ गड़बड़ करके, मतलब जैसा भी चाहे वैसे हम टेस्ट कर सकते हैं। जितना भी उसके साथ मतलब हम एक्सपेरिमेंट करना चाहें कि नहीं नहीं ऐसा कर दो, ऐसे टेस्ट कर लेते हैं, गेट खुला हो तो टेस्ट करते हैं, गेट बंद हो तो टेस्ट करते हैं। हाँ, एक गेट मान लो यार्ड में दो गेट है तो एक गेट खुला हो एक बंद हो तो टेस्ट करते हैं। मतलब जितने आप सोच सकते हैं नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, तो वो हम आसानी से जो है पैट टेस्टिंग में कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है, ये एआई में ही ये सुविधा हमें मिल पाई है। इनेबल्स यूजेस ऑफ ओएफसी। आवाज आ रही है आपको वो? हेलो? आ रही है सर, आ रही है। हाँ चलिए ठीक, ठीक ठीक ठीक। तो इनेबल यूजेस ऑफ ओएफसी, तो क्या हुआ कि जब एआई आई तो इसने जो है ओएफसी, ये ओएफसी को ये सिस्टम ऐसा है कि ओएफसी को ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है। हमारा आरआई था तो आरआई में हमको हमेशा कॉपर केबल से ही सारी इंफॉर्मेशन हमें 24 वोल्ट से ही मिलती थी, ठीक है। तो ये ओएफसी को भी सपोर्ट करता है। तो हमें जो है अगर हम चाहें तो अपनी जो है जो भी साइट की इंफॉर्मेशन है, चाहे वो सिग्नल की है चाहे पॉइंट की है, उनको हम कॉपर केबल को रिप्लेस कर सकते हैं ओएफसी के थ्रू। इसको सारी इंफॉर्मेशन हम ओएससी के थ्रू भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एडवांटेज है क्योंकि कॉपर केबल से क्या होता है कि लॉसेस भी होते हैं, ठीक है। तो और कॉपर केबल को मेंटेनेंस करना हम मेजरिंग करते हैं, वो करते हैं, तो कहीं ना कहीं ओएफसी जो है हमें ज़्यादा बेनिफिट देती है। कॉपर को मेंटेनेंस करना, कॉपर के लॉसेज और ये सब चीज़ें हैं, केबल कट गई, फिर उसको मेंटेन करना, वो सब मुश्किल काम रहते हैं। तो वो एक्सी ज़्यादा रिलेबल है हमारे लिए, ठीक है। तो उसमें सप्लाई कहीं से सप्लाई गलत सप्लाई भी पहुंच सकती है। ये सब कॉपर केबल्स की जो है खामियां हैं। तो ओएफसी अगर इसमें जो है हम यूज़ कर पा रहे हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिट है। रिमोट ऑपरेशन ऑफ सिग्नल पॉइंट एंड क्रॉसिंग कंट्रोल इज फिजिबल, ठीक है। तो
रिमोट ऑपरेशन कहीं से भी दूर से कहीं, अगर ये तो मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू ही सब हो गया है, तो फिर हम रिमोट ऑपरेशन करने में भी सक्षम है। अब जैसे कि मैकेनिकल में आप जानते थे कि मतलब अगर गेट ऑपरेट करना है गेटमैन को, तो एक एक मिनिमम दूरी है, बोला गया है कि भाई नहीं 100 मीटर 150 मीटर 180 मीटर जो भी है, एक दूरी बता दी गई है कि मैकेनिकल आप तो मतलब गेटमैन को इतनी दूरी रख सकते हो तभी गेट ऑपरेट होगा। ठीक है। या फिर रिले ही पिकअप हो रही है, रिले की जो आरआई भी हो रही है, तो उसमें भी जो है हमारे रिले रूम से यार्ड की कितनी दूरी होनी चाहिए वो भी एक अ, जो है सही जो भी है लिमिटेड कर देता है वो। ठीक है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, इस ऑपरेशन के साथ ऐसा नहीं है। आप कम्युनिकेशन प्रॉपर रखिए, कम्युनिकेशन किसी भी फॉर्म में आप रखिए, तो आप कहीं से भी ऑपरेट करिए, दुनिया में कहीं से ऑपरेट कर लीजिए। ठीक है। तो हालांकि वो ऐसे नहीं ऑपरेट करना है, हमें तो ऑपरेट करना है विद इन एक करते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि डिस्टेंस का जो इशू रहता है उसको इसने जो है खत्म किया है। रिमोट ऑपरेशन ऑफ सिग्नल्स पॉइंट एंड लेवल क्रॉसिंग कंट्रोल इज फिजिबल। ठीक है। तो ये जो सेंट्रलाइज सीटीसी जो आया है, तो सीटीसी इसी फीचर की वजह से आ पाया है। ठीक है। डाटा लॉगर इवेंट लॉगर इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ ईआई। तो इसमें जो है ये अपना खुद का इवेंट लॉगर रखता है। ठीक है। ईआई तो मोबियला से जैसे कोई फेलियर हो जाता है मेंटेनेंस पीसी से, तो हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो सारे डाटा सारे इवेंट को लॉग करता रहता है। तो इसमें एक जो है इनबिल्ट जो है इसमें डाटा लॉगर है। वेरियस यूज वेरियस एआई यूज इन इंडियन रेलवेज। तो अलग अलग कंपनीज के जो है एआई हैं, वेस्ट्रेस के हैं, मेधा के हैं, क्लोसन के हैं, हिताची भी है। तो वेस्ट्रेस जो सीमेंस है, सीमेंस का जो कंपनी है वेस्ट्रेस मार्क टू सिस्टम, सीमेंस कंपनी का बनाया हुआ है। ठीक है। तो सीमेंस क्यों इतना जो है दूसरे जो भी हमारे एआई हैं उनको क्यों उनसे क्यों इतना अलग है? तो उसके कुछ फीचर्स हैं, तो जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, पीएम मैनेजेस ऑल वाइटल एंड नॉन वाइटल प्रोसेसिंग। तो इसमें एक पीएम कार्ड होता है। ठीक है। तो वो जो है सभी वाइटल नॉन वाइटल प्रोसेसिंग और डायग्नोस्टिक और कम्युनिकेशंस सब जो है वही पीएम कार्ड जो है सारे के सारे कम्युनिकेशंस को भी वही मैनेज करता है। सारे के सारे लॉजिक्स जो हैं हमको उनको जो है प्रोसेसिंग करना, इनपुट लेना। ठीक है। और फिर जो भी ऑपरेशंस होते हैं स्टेशन मास्टर ने जो भी ऑपरेशन जो भी बटन क्लिक की, ठीक है, वो सारे इनपुट लेना। ठीक है, वो सारी प्रोसेसिंग जो है वो भी। और जब और ये भी चेक करते हैं, डायग्नोस्टिक का मतलब है कि ये भी चेक करते रहना कि हाँ कहीं कोई फेलियर है, कहीं कोई फॉल्ट है, कोई कार्ड फॉल्टी हो गया है, क्या हो गया है, तो उन सबको बराबर जो है मैनेज करना ये पीएम का काम है। Hot swappable, all module can be removed and replaced while the Vestas Mark II interlocking is running. No configuration of new module required. ठीक है। तो इन्होंने एक फीचर दिया है हॉट स्वैपेबल। हॉट स्वैपेबल मतलब ये है कि अगर कोई भी हमारा सिस्टम चल भी रहा है, बराबर काम कर रहा है, ठीक है, तो आप जो है कोई भी कार्ड आप निकालो तो आप निकाल सकते हो। ठीक है। आपका ऐसा नहीं है कि उससे जो है सिस्टम हमारा बंद हो जाएगा या सिस्टम एरर दे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उससे रिलेटेड आपके जो भी उससे रिलेटेड आपके गियर्स हैं वो फ्लैश फ्लैश करने लगेंगे। तो ये हार्ड सॉफ्टवेयर आया है। वो कैसे आया है कि पहले क्या होता था कि पहले जो है इनके प्रोसेसर जो रहते थे, प्रोसेसर में ही जो है सारा का सारा जो है मतलब प्रोग्रामिंग रहती थी, जो भी इनका लॉजिक रहता था वो प्रोसेसर में। तो अभी क्या है कि प्रोसेसर में ना हो के बैक प्लेन में इन्होंने जो है कि सारी की सारी अपनी जो है प्रोसेसिंग वो दे रखा है। बैक प्लेन में ही जो है सारा का सारा इनका एड्रेस वगैरह जो है सब डिफाइन रहता है। ठीक है। तो वो बैक प्लेन में डिफाइन रहता है, तो उससे ये मतलब नहीं है कि उससे ये पहले एड्रेस क्या होता था, पहले एड्रेस जो है डिफाइन रहता था प्रोसेसर के अंदर, पीएम कार्ड के अंदर डिफाइन रहता था। तो फिर वो बार बार क्या होता था कि अगर कोई कार्ड निकाला तो कुछ निकाला तो बार बार क्या होता था कि हमें उसको रिकन्फिगर करना पड़ता था। तो अब रिकन्फिगर नहीं करना पड़ता है हमें सिस्टम को। तो अब जो है आप कार्ड निकालिए, कार्ड डाल दीजिए, कार्ड आपका काम करना शुरू कर देगा। ठीक है। एप्लीकेशन डाटा इज रिस्टोर्ड, वही बात लिखी गई है कि एप्लीकेशन डाटा इज स्टोर्ड ऑन द पीएम बैकप्लेन। तो पीएम के बैकप्लेन में एप्लीकेशन डाटा स्टोर है। ठीक है। पहले क्या होता था, वो पीएम में स्टोर होता था।
ठीक है। एप्लीकेशन डाटा डज नॉट हैव टू बी लोडेड एंड चेक्ड व्हेन द मॉड्यूल इज रिप्लेस्ड। कोई भी मॉड्यूल आप रिप्लेस करते हैं तो एप्लीकेशन डाटा को बार बार हमें क्या करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि बार बार हम फिर से नए से सिस्टम को ऑफ करेंगे, सिस्टम को ऑन करेंगे, ठीक है, ये सब नहीं करना पड़ता। तो ये एक नया फीचर लाए हैं जिसको हॉट स्वैपेबल ये कहते हैं, ठीक है। तो सिस्टम आर्किटेक्चर, Vestas Mark II system used Ethernet or for vital and non-vital communication, making it adaptable to applications of any size. The PM contains three processors: microprocessor A, microprocessor B, and system vital logic processing using diverse redundant channels. Microprocessor D manages communications and diagnostic. इसमें यही बताया गया है कि मेनली जो है सिस्टम का आर्किटेक्चर कैसे काम करता है कि इसमें तीन तरह के, जो सबसे पहली बात बताएगी, तीन तरह के माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं। एक माइक्रो प्रोसेसर ए होता है, दूसरा बी होता है, एक का स्टैंड बाई होता है बी, ठीक है, और तीसरा होता है डी नाम से। डी का काम होता है कि सभी जितने भी कम्युनिकेशन आपस में जितनी भी उनकी इंटीग्रिटी चेक करता है, सब आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं। तो सब आपस में सही से कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सब अपनी अपनी हेल्थ, सब एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर कोई फेलियर हो रहा है, कोई फॉल्ट आ रहा है, तो उसको भी डायग्नोज करते हैं। तो डी प्रोसेसर का काम होता है कम्युनिकेशन और डायग्नोज देखना, और बाकी ए और बी का जो है वो प्रोसेसर की तरह काम करते हैं। सारे ऑपरेशंस और वो सब लॉजिक ऑपरेशंस वो सब ए और बी में होते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ वेस्टर्स मार्क टू, ठीक है। तो इसमें जो है पहले चैनल ए है, चैनल बी है, ठीक है। तो चैनल ए चैनल बी के थ्रू हम क्या ले रहे हैं, चैनल ए के थ्रू हम जो भी इनपुट ले रहे हैं वो हम दो चैनल्स के थ्रू लेते हैं। पहले जो भी इनपुट हम लेते हैं, पहले एक चैनल ए के थ्रू, फिर उसी का पैरेलल इनपुट चैनल बी के थ्रू जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो माइक्रो प्रोसेसर ए में भी जाएगा, वही सेम इनपुट माइक्रो प्रोसेसर बी में जाएगा, ठीक है, चैनल बी के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद जब आउटपुट भी देते हैं तो भी दो चैनल्स में देते हैं, एक चैनल ए के थ्रू, एक चैनल बी। ये सब सिस्टम में इनबिल्ट है, ये सारा सिस्टम का फीचर है, इसके बारे में हमें चिंता नहीं करनी है कि कहाँ चैनल ए कहाँ चैनल बी है, ठीक है। चैनल ए चैनल बी, इन दोनों चैनल्स का जब आउटपुट कंपेयर हो जाता है तो फाइनल हमें एक आउटपुट मिल जाता है। हम देते भी सिस्टम को एक ही है, सिस्टम आपस में स्प्लिट करके दो चैनल बना लेता है, और फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर ए और बी में दोनों प्रोसेस होते हैं, ठीक है। और ये ए और बी दोनों अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर डी से भी कम्युनिकेट करते रहते हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर डी इनकी हेल्थ, इनका कम्युनिकेशन सब कुछ चेक करता रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है माइक्रो प्रोसेसर ए अपना आउटपुट देता है, माइक्रो प्रोसेसर बी अपना आउटपुट देते हैं। चैनल ए के थ्रू हमें आउटपुट मिलता है, चैनल बी के थ्रू आउटपुट मिलता है। जब ये आउटपुट हमें सेम मिल जाता है तो फिर हमें क्या क्या करते हैं, हमें जो है जो भी हमें जो भी हमें चाहिए होता है वो आउटपुट हमें सिस्टम दे देता है, ठीक है। तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। इसमें आपको बताया गया है कि इसमें अदर यूनिट्स, ये हमारा मेन मेन जो है मॉड्यूल हो गया जो है वेस्टेज का। इसमें अदर यूनिट जैसे कि कंट्रोल सेंटर, ठीक है, लोकल कंट्रोल पैनल मतलब वही एसएम पैनल है, ठीक है। तो कंट्रोल सेंटर जैसे कि मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटेड ईआई अगर रहता है तो कंट्रोल सेंटर अपना जो जो सेंट्रल ईआई होता है वो हो जाता है, ठीक है। तो और और मोबियला रिमोट डायग्नोस्टिक, तो मोबियला है वो भी ईथरनेट के थ्रू जुड़ा होता है, ठीक है। इसी तरह से होता है VLM 6 वेस्टेज लिखा हुआ है, ये तो मतलब VLM 6 मतलब मार्क वन, तो मार्क वन भी कहीं जुड़े रह सकते हैं ये। वैसे नॉर्मली तो मोबिला जुड़ा रहता है और एक सेंटर जुड़ा रहता है, और आपका ऑब्जेक्ट कंट्रोल के नाम से रहता है वेस्टेज मार्क टू ऑब्जेक्ट कंट्रोलर। ये होता है ऑब्जेक्ट कंट्रोलर, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड ईआई, जैसे आप एज एन एग्जांपल ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ईआई जैसे जहाँ होता है तो उन्हें ऑब्जेक्ट कंट्रोलर कहते हैं। और जो सेंट्रल ईआई होता है इसको कंट्रोल सेंटर कहते हैं, ठीक है। और लोकल कंट्रोल पैनल लिखा हुआ है, तो ये हमारा जो है वीडियो पैनल हो गया, मोवियला रिमोट डायग्नोस्टिक हो गया, ये हमारा मोवियला हो गया। ये सारी चीजें ईथरनेट से कनेक्टेड रहती हैं, ठीक है, ईथरनेट केबल के थ्रू कनेक्टेड रहती हैं WAN के थ्रू। वेस्टेज मार्क टू कम्युनिकेशन,
तो उसी कम्युनिकेशन के बारे में जो थोड़ा बहुत मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया, तो उसी के बारे में इसमें लिखा हुआ है। जो दो तरीके का कम्युनिकेशन होता है, एक सीरियल मॉड्यूल बस होता है, दूसरा इथरनेट होता है। सीरियल मॉड्यूल बस क्या होता है, ये कि जो है, जो हमारा पीएम होता है, ठीक है, प्रोसेसर मॉड्यूल होता है सबसे, जिसको हार्ट कहते हैं ईआई का, ठीक है, जो मेन प्रोसेसर होता है, वो क्या होता है कि इनपुट इनपुट कार्ड से जुड़े होता है, ठीक है, और आउटपुट कार्ड से जुड़ा होता है। यहाँ पे जो है सीमेंस में इनपुट कार्ड को पीआईएम कहते हैं, ठीक है, पैरेलल इनपुट मॉड्यूल्स, ठीक है, और आउटपुट कार्ड को कहते हैं आरओएम, ठीक है, वो आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं। तो ये इनपुट कार्ड, आउटपुट कार्ड, ये सब पीएम से जुड़े होते हैं सीरियल मॉड्यूल बस से, ठीक है। तो पीएम का जो बैक प्लेन होता है, वो जुड़ा होता है हमारे दूसरे स्लॉट, इसमें स्लॉट्स होते हैं, तो स्लॉट के बैक प्लेन से जुड़ा रहेगा, ठीक है। सेकंड स्लॉट के बैक प्लेन से जुड़ा हुआ, सेकंड जो है थर्ड स्लॉट के बैक प्लेन से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो वो जो है एक जो है वो केबल के थ्रू जुड़ा रहता है। तो पहला दूसरे से जुड़ा हुआ है, दूसरा स्लॉट तीसरे से जुड़ा हुआ है, तीसरा स्लॉट चौथे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से जुड़ा रहता है, और वो सीरियल मॉड्यूल बस उसी को कहते हैं, उन्हीं केबल्स को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इथरनेट जो होता है, तो अदर देन मॉड्यूल के जो हमारा जो है सिस्टम होता है, वेस्टेज सिस्टम, ठीक है, उसके अलावा जो भी, जैसे कि वो उसके अलावा क्या हो गया, उसके अलावा जो है आपका मोबिला पीसी हो गया, उसके अलावा आपका जो एसएम पैनल हो गया, ठीक है, उसके अलावा आपके जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ईआई हो गए। तो इन सब से जो है ईथरनेट के थ्रू हमारा सिस्टम थ्रू जो है वो ऐसे जो है जुड़ा रहता है, ठीक है। तो दो ही तरह के जो है इसमें कम्युनिकेशन होते हैं, एक सीरियल मॉड्यूल बस होता है विद इन जो है, विद इन ईआई सिस्टम जो रहता है वो सीरियल मॉड्यूल बस रहता है, और अदर जो भी इक्विपमेंट होते हैं बाहर, वो सब ईथरनेट के थ्रू जुड़े रहते हैं, नेटवर्क स्विचेस के थ्रू, ठीक है। पावर सप्लाई, वेस्टर्न सीआई में हम दो ही तरह की पावर सप्लाई यूज करते हैं, एक 24 वोल्ट डीसी, दूसरी 50 वोल्ट डीसी। ये 24 वोल्ट डीसी हम यूज करते हैं आपका सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, वेस्टर्स सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए 20 सिस्टम को 24 वोल्ट डीसी चाहिए, ठीक है। तो 24 वोल्ट डीसी जो है सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए चाहिए होता है। और 50 वोल्ट जो डीसी होता है, वो चाहिए होता है इनपुट लेने के लिए, जैसे कि हमारी कोई रिले है, ठीक है। अब हमारा पॉइंट है, पॉइंट नॉर्मल में है, मान लो 201 एमकेआर जो है रिले पिकअप है। तो अब क्या है कि इसकी इंफॉर्मेशन जो जाएगी, वो जो 50 वोल्ट, तो वो इनकमिंग जो इंफॉर्मेशन होगी वो 50 वोल्ट के थ्रू ही जाएंगी, 50 वोल्ट की सप्लाई होगी, ठीक है। उसको जो है एमकेआर कॉन्टेक्ट से प्रूव होगी वो सप्लाई, और फिर वो जो है सप्लाई उसको मिलेगी, ठीक है। वो 50 वोल्ट इनपुट जाती है ईआई में, इसके इनपुट कार्ड में जाती है। तो इनपुट कार्ड जो जो भी इंफॉर्मेशन लेता है, जो भी बिट लेता है, ठीक है, तो वो 50 वोल्ट डीसी के फॉर्म में ही लेता है। उसको उस पर्टिकुलर बिट पे उसको अपनी एनकेआर बिट, मान लो कि 201 एनकेआर की बिट जो है, बिट पे 50 वोल्ट उसको मिल गया, तो क्या होगा कि वो समझ जाएगा कि भाई 201 जो है उसको 50 वोल्ट मिल गया, तो वो समझ जाएगा कि 201 पॉइंट जो है वो नॉर्मल हमारा है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि ये तो हो गया इनपुट बिट, तो ये 50 वोल्ट का उसी के लिए चाहिए सिस्टम को, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि आउटपुट जो भी रिलेज पिकअप कराता है सिस्टम, जो भी आउटपुट देता है, और उसमें जो हम रिले पिकअप कराते हैं, जैसे क्या हुआ कि सब कुछ सही है, सिग्नल दिया स्टेशन मास्टर ने, तो सारा इनपुट लेके लॉजिक वॉजिक में सब गया, और फिर उसके बाद सब कुछ ठीक रहा, तो फिर उस सिग्नल का जो है एचआर पिकअप हो गया, ठीक है। अब एचआर पिकअप हुआ तो एचआर किस सप्लाई से पिकअप हुआ, ठीक है, तो एचआर जो है 50 वोल्ट की सप्लाई से पिकअप हुआ, ठीक है। तो जो भी आउटपुट रिलेज होती है हमारी, वो 50 वोल्ट डीसी की रिले होती है क्यू3। लेकिन इनपुट रिले मेरी नॉर्मल होती हैं, वो तो नॉर्मल तरीके से पिकअप होती हैं, ठीक है। वो तो सिर्फ सिस्टम में 50 वोल्ट जाती हैं उसके कॉन्टेक्ट के थ्रू। तो आउटपुट रिलेज इसीलिए 50 वोल्ट की होती हैं सारी वेस्टेज सीआई में। तो 50 वोल्ट का ये यूज होता है कि वो अपनी इनपुट बिट को पिकअप करने के लिए, और जो है आउटपुट रिलीज रिलीज जो रिले होती हैं उनको जो है पिकअप करने के लिए 50 वोल्ट का यूज होता है।
हार्डवेयर हार्डवेयर में जो है मेनली जो है चार पार्टों में बांटा है इन्होंने। एक इक्विपमेंट हाउसिंग, दूसरा माइक्रो प्रोसेसर्स। तीन तरह के इसमें कार्ड होते हैं। ये जो इक्विपमेंट हाउसिंग आप देख रहे हैं इनमें मेनली तीन तरह के कार्ड होते हैं। एक होता है माइक्रो प्रोसेसर मॉड्यूल कार्ड, पीएम कार्ड। दूसरा होता है कि पैरेलल इनपुट मॉड्यूल, पीआईएम कार्ड। तीसरा होता है रिले आउटपुट मॉड्यूल, ये आरओएम कार्ड। और इक्विपमेंट हाउसिंग यही जो आप देख रहे हो बड़ा सा जो है बॉक्स, इसी को हम इक्विपमेंट हाउसिंग कहते हैं। ठीक है। अब इस हाउसिंग में जो है क्या होता है कि स्लॉट्स होते हैं। ठीक है। एक होता है हाफ स्लॉट, एक होता है फुल स्लॉट, फुल विद हाउसिंग। और एक होता है हाफ विद हाउसिंग। ठीक है। उसमें 5 मॉड्यूल मैक्सिमम आ सकते हैं और जो फुल विद में वो 10 मॉड्यूल आ सकते हैं। ये देखो एक फुल विड्थ का जो है वो आपको हाउस जो है स्लॉट दिखाया गया है। ये स्लॉट है। हाउसिंग जो पूरा पूरा का पूरा बॉक्स हो गया उसको कहेंगे, और ये स्लॉट है, एक स्लॉट का पिक्चर है ये। ठीक है। इसमें 10 आप देखोगे इसमें 10 कार्ड आ सकते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा समझाया गया है कि सबसे ऊपर जो आप हरे कलर में देख रहे हो जो हाफ पार्ट है ये, तो इसमें क्या है, ये हाउसिंग ब्लैक पेन कंटेन्स अपर मॉड्यूल सॉकेट, डुअल एसएमबी बसेस एंड डुअल पावर बसेस। इसमें क्या होता है कि इसमें बस एसएमबी जो सीरियल मॉड्यूल बसेस होती हैं उसके कनेक्टर्स हैं ये, और इसमें पावर पावर के कनेक्टर्स हैं। ठीक है। तो इसके थ्रू हमारे कार्ड को पावर मिलती है और जो है कम्युनिकेशन मिलता है इन पिन्स के थ्रू। यही यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। आईओ मॉड्यूल बैकप्लेन से, ये आईओ मॉड्यूल बैकप्लेन है। ठीक है। अदर देन जो है जो लॉजिक और जो भी इंफॉर्मेशन जो जाती है कि हाँ हमारा पीआईएम बिट या रोम बिट जो है पिकअप कर रहा है क्या है, वो सारा का सारा जो है वो इनके थ्रू जाता है। नीचे वाले जो हमारे स्लॉट्स हैं, जो नीचे वाली पिन्स हैं वो बताती हैं कि हमारे इनपुट बिट जो है हमारी जो है डाउन है कि अप है। ठीक है ना। वो ये इंफॉर्मेशन देती है। ये जो दो अलग तरीके से दिख रहा है तो ये दिखाया गया है PM1 और PM2 का। तो सबसे राइट मोस्ट है आपके वो जो है PM1 का स्लॉट है, और उसी के जस्ट बगल में PM2 है, उसी का जो है स्टैंड बाई स्लॉट है। ये ये उसी का रियल व्यू है। ठीक है। उसी जो है स्लॉट का रियल व्यू है। तो 10 स्लॉट हाउसिंग का ये रियल व्यू है। ये पावर कनेक्टर्स हैं आप देख रहे हो, और ये दो ग्रीन ग्रीन कलर के। ठीक है। और ये जो है एसएमबी कनेक्टर्स हैं, ये सारे सीरियल, ये जो है RJ45 एसएमबी कनेक्टर्स हैं। ठीक है। इसमें दिखाया गया है कि ईथरनेट नेटवर्क कनेक्टर्स हैं, नेटवर्क ए नेटवर्क बी, डिफरेंट टाइप के कनेक्टर्स होते हैं। ठीक है। पीएम हॉट स्टैंड बाई कनेक्टर्स हैं। तो ये नीचे दिखाया गया है पीएम हॉट स्टैंड बाई कनेक्टर्स हैं इसमें। ठीक है। पीएम बैक प्लेन सील्ड है। ये पूरा बैक प्लेन का फोटो है आपका। ठीक है। और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स हैं ये। ठीक है। बैक प्लेट एंड कनेक्टर्स ये उनके कनेक्टर्स हैं। ये यही जो है इन्हीं के थ्रू जो है सिस्टम से इंफॉर्मेशन मिलती है, और इन्हीं इन्हीं वायर्स के थ्रू सिस्टम को इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है। इनपुट से हम ये लेते हैं, इन्हीं वायर्स के थ्रू जो है इनपुट से रिले की इंफॉर्मेशन जो है इन्हीं वायर्स के थ्रू आती है। मतलब ये वायर्स हैं अंदर, उनको कवर किया गया है ब्लैक कवर से। प्रोसेसर मॉड्यूल। तो प्रोसेसर मॉड्यूल जैसा कि पहले बता चुका हूँ, तो पीएम इज द हार्ट ऑफ वेस्ट्रेस मार्क टू। तो ये तो हमारे एआई सिस्टम का जो है पीएम जो होता है वो क्या होता है, हार्ट होता है। इट एग्जीक्यूट्स द इंटरलॉकिंग लॉजिक एज डिफाइंड इन द एप्लीकेशन डाटा। A PM is normally placed in slot 1 of housing 1। ठीक है। तो PM जो होता है वही बताया पहले, वही बताया गया है कि वो सबसे पहला जो स्लॉट होगा उसके जो है सबसे पहली पोजीशन पे जो है हमारा PM1 रहता है, और उसके जस्ट बगल में हॉट स्टैंड बाई जो PM होता है उसको हम PM2 कहते हैं, तो उसके जस्ट बगल में PM2 रहता है। ठीक है। पीएम का कुछ यहाँ पे फीचर दिया हुआ है। प्रोसेसर मॉड्यूल इज विद 2 आउट ऑफ 2 आर्किटेक्चर। ये 2 आउट ऑफ 2 आर्किटेक्चर का मतलब यही है कि दो इनपुट लेगा, दो पीएम होंगे, दोनों ही जो है
लॉजिक को प्रोसेस करेंगे और दोनों ही सेम आउटपुट देंगे, उसके बाद ही जो है सिस्टम जो है उसको मानता है कि हाँ, तभी जो है फाइनल आउटपुट हमें मिलता है। ठीक है, तो वो 2 आउट ऑफ 2 लॉजिक चेक करके ये सिस्टम हमें आउटपुट देता है। एडिशनल प्रोसेसर, प्रोसेसर डी इज देयर, एक प्रोसेसर डी भी होता है इसमें। वो जो है डायग्नोस्टिक और कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 255 वाइटल कम्युनिकेशन सेशंस कैन बी एस्टेब्लिश्ड, ये 255 वाइटल कम्युनिकेशन सेशन एस्टेब्लिश कर सकता है। इसमें जो है 1,96,608 लॉजिक स्टेट्स ये जो है इसमें डिफाइन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जितने ज़्यादा लॉजिक स्टेट्स रहेंगे मतलब उतने ज़्यादा सर्किट हम ऑपरेट कर सकते हैं। उतने उतने बड़े यार्ड के लिए या उतने ज़्यादा ज़्यादा गियर हम दे सकते हैं। तो ये इसका जो है लॉजिक स्टेट के फॉर्म में ये दिया गया है। सर्किट छोटा हुआ तो कम लॉजिक स्टेट्स लगेंगे, सर्किट बड़ा हुआ तो ज़्यादा लॉजिक स्टेट्स में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से उन्होंने उसको बताया गया है कि लॉजिक स्टेट के फॉर्म में कि हम कितने लॉजिक स्टेट परफॉर्म कर सकते हैं एक बार में। डुअल रिडंडेंट सीरियल मॉड्यूल बसेज आर अवेलेबल, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ऑन बोर्ड फ्लैश और क्विक कॉन्फ़िगरेशन, नो नीड प्रोग्रामर, नो नीड ऑफ प्रोग्रामर, मतलब बार बार इसमें प्रोग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब ये प्रोसेसर मॉड्यूल, ये प्रोसेसर मॉड्यूल आपका इस तरीके का दिखता है। ठीक है, पीछे से इस तरीके का दिखता है ये, इसकी एक पिक्चर डाली गई है। ठीक है, ये नीचे पीएम बैकप्लेन कनेक्टर्स हैं, ऊपर हाउसिंग बैकप्लेन कनेक्टर्स हैं। पीआईएम, पीआईएम जो है ये जो है पीआईएम कार्ड जो है 50 वोल्ट डीसी रिसीव करता है। ठीक है, इसको रिले, जो भी रिले की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उसके पिकअप कॉन्टेक्ट के थ्रू जो है इसको 50 वोल्ट डीसी मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारे जो टीपीआर होते हैं, ठीक है, वाइटर रिले जो होती हैं अपना हमारी बीपीएससी की, वीआर रिले, ठीक है, पॉइंट डिटेक्शन रिले जो होती हैं, एनडब्ल्यू के आर, आरडब्ल्यू के आर रिले, ठीक है, सिग्नल एस्पेक्ट पीसीआर होते हैं, एचईसीआर, आरईसीआर, जो भी इंफॉर्मेशन है हमारी, लेवल क्रॉसिंग गेट बंद है कि खुला है। ठीक है, तो वो उसकी इंफॉर्मेशन, क्रैंक हैंडल रिले, उसकी इंफॉर्मेशन, तो ये इन सब की इंफॉर्मेशन जो भी जाती है वो 50 वोल्ट के थ्रू ही जाती है सिस्टम में। पीआईएम इन टर्न प्रोवाइड एन इक्विवेलेंट लॉजिक स्टेट टू द पीएम। ठीक है, पीआईएम 50 है 12 इनपुट्स, एक पीआईएम कार्ड में 12 इनपुट्स होते हैं, हम 12 इनपुट्स दे सकते हैं, 12 चीजों की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। Two PIMs of the same type may be connected in hot standby for improved availability। तो मार्क 2 में ऐसा फीचर है कि आप जो है दो पीआईएम, एक पीआईएम रखिए उसके बगल में एक और पीआईएम, आप सेम जो है हॉट स्टैंड बाई का एक पीआईएम कार्ड और लगा सकते हैं। ऐसा फीचर इसमें दिया हुआ है। बाकी हमारे यहाँ जो लगे हुए हैं अभी, ये पहले होता था मार्क 1 में मैंने देखा है कि उसमें जो है पीआईएम कार्ड लगा होता था, उसके बगल में एक और कार्ड लगा होता था, तो सारे के सारे कार्ड स्टैंड बाई में लगे रहते थे। फिर उसके बाद एक सिस्टम पे दूसरा सिस्टम भी स्टैंड बाई में लगा रहता था। अब इन्होंने PIM2 जब लेके आए हैं, ये जो जब मार्क 2 लेके आए हैं, तो मार्क 2 में इन्होंने क्या किया है कि वो सारे कार्ड्स कम कर दिए। अभी क्या है, सिर्फ एक एक कार्ड से ही हमारे सारे सिस्टम एक ही एक कार्ड से चल रहे हैं, कहीं भी कार्ड के लेवल पे कोई गूगल नहीं, सिर्फ पीएम कार्ड है वही गूगल है, वही सिर्फ वही रिडंडेंट है, सिर्फ उसी का स्टैंड बाई है। बाकी उन्होंने जो है सारे स्टेट वाई कार्ड से हटा दिए हैं, क्योंकि इनको इतना कॉन्फिडेंस है अपने सिस्टम में, इसीलिए इन्होंने हटा दी। और फेलियर उस हिसाब से हैं भी नहीं कि इतने कभी कार्ड इतने फेलियर होते हों। तो अभी जो भी चल रहे हैं वो विदाउट स्टैंड बाई चल रहे हैं, लेकिन इनका फीचर है, इनके इनके सिस्टम में ये फीचर है कि आप जो है PIM कार्ड हॉट स्टैंड बाई में रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का दिखता है ये। हाउसिंग बैकप्लेन कनेक्टर होते हैं, इसमें इनपुट आउटपुट मॉड्यूल बैकप्लेन कनेक्टर होते हैं। जैसा मैंने बताया कि नीचे वाले इनपुट और आउटपुट की स्टेटस बताते हैं, और ऊपर वाले जो है वो जो ब्लैक बैक पेन होते हैं। तो बैक प्लेन मतलब उसमें जो है जो इंफॉर्मेशन आती है वो आपकी आती है पावर सप्लाई की और कम्युनिकेशन की।
इसी का पिक्चर है ये। अब ये बताया गया है कि अगर हॉट स्टैंड बाई हम PIM यूज कर रहे हैं, ठीक है, हॉट स्टैंड बाई फीचर PIM का यूज कर रहे हैं, तो हमें किस तरीके से कनेक्ट करना है। तो एक तो हमने इंफॉर्मेशन दी है, तो उसी इंफॉर्मेशन को उठा के दूसरे जो है हमें हॉट स्टैंड बाई में देना है, ना कि अलग सर्किट से ला के देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। एक को जो इन्फॉर्मेशन दी है उसी को बस, उसी इन्फॉर्मेशन को उन्हीं के इनपुट से उठा के दूसरे कार्ड में देना है। तो वो उन्होंने बताया कि इस फैशन में हमेशा जो है हॉट स्टैंड बाई PIM जो रहेगा उसको इनपुट देना चाहिए। उसके बारे में उन्होंने ये कर दिया है। ROM का ये रिले आउटपुट मॉड्यूल का, तो ये जो है रिले आउटपुट मॉड्यूल करता क्या है कि जैसे कि हमें HR की बिट ये पिकअप कर देता है। तो HR की बिट पिकअप हो गई, वो तो मैंने देख लिया कि हाँ ये LED पिकअप हो गई, HR की बिट सिस्टम में पिकअप है। लेकिन अब हम मुझे जो है अपना जो है HR पिकअप करके, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हमारा जो है सिग्नल आना चाहिए। तो सिग्नल कैसे आएगा, सिग्नल हमारा कैसे जो है ऑफ होगा, तो उसके लिए हमें कुछ तो फिजिकल इंफॉर्मेशन चाहिए सिस्टम से। तो सिस्टम वो इंफॉर्मेशन हमें 50 वोल्ट के फॉर्म में 50 वोल्ट जनरेट करके देता है। वो सभी के लिए स्पेसिफिक रहता है कि भाई ठीक है, तो हमें क्या 50 वोल्ट जनरेट करके देगा कि भाई ये हमारी बिट है, इसके इसके पिकअप होने पे हम ये जो है 50 वोल्ट आपको जनरेट करके दे रहे हैं। तो उस 50 वोल्ट से हम करते क्या है कि 50 वोल्ट की इसकी रिले पिकअप होती है हमारी, है पर्टिकुलर 50 वोल्ट से पर्टिकुलर जो है सिग्नल की HR पिकअप होगी। अब वो HR के कॉन्टेक्ट यूज करके हम अपने सर्किट में जो हमारा जो है इंटरफेस सर्किट होता है, हम उसमें जो है फिर जो है वो हम जो है अपनी जो है सिग्नल जो भी हमारा सिग्नल एस्पेक्ट सर्किट होता है उसमें वो कॉन्टेक्ट हम यूज कर लेते हैं HR के। और फिर इस तरीके से हमारा जो है सिग्नल का जो एस्पेक्ट होता है वो ग्लो करता है या सिग्नल ऑफ होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में लिखा गया है कि ये 50 वोल्ट DC आउटपुट में देता है ना। और जिससे कि हमें जो है कौन कौन से रिले, HHR DR रिले, ठीक है, WNR WRR, ठीक है, क्रैंक हैंडल लॉक रिले, ये सारी रिले जो है पिकअप होती है, जो भी आउटपुट रिलीज होती है। तो फिर उसके बाद इसमें वही बताया गया है कि जो फीचर होता है हमारा हॉट स्टैंड बाई कार्ड्स जो है हम यूज कर सकते हैं। तो अगर आप वो हॉट स्टैंड बाई का फीचर यूज कर रहे हैं तो हमें किस फैशन में जो है किस तरीके से जो है हमें हॉट स्टैंड बाई का जो ROM जो कार्ड है वो किस तरीके से हमें कनेक्शंस करने हैं, उसके बारे में ये सर्किट डिफाइन कर रहा है। रिले आउटपुट मॉड्यूल का ये जो है फ्रंट और रियर व्यू है, इस तरीके से ये कार्ड दिखता है। ठीक है, तो ऊपर इसमें हाउसिंग बैकप्लेन कनेक्टर्स हैं, वही कम्युनिकेशन पावर सप्लाई सबके लिए जो यूज होता है। और नीचे हमारे इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल बैकप्लेन कनेक्टर्स हैं जो इनपुट आउटपुट की इंफॉर्मेशन। ठीक है, कॉमन फ्रंट पैनल LED इंडिकेशन। LED are useful for quickly identifying known faults. All LEDs are visible without removing any cover. यूज मोविला फॉल्ट कोड्स फॉर मोर डिटेल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या होता है कि कई तरह की एलईडी ग्रो करती रहती हैं हमारे सभी कार्ड्स में, चाहे वो प्रोसेसर मॉड्यूल कार्ड हो, इनपुट मॉड्यूल हो, आउटपुट मॉड्यूल कार्ड हो। तो जो LED का यूज इसीलिए ये बता रहे हैं कि इसलिए किया गया है कि जो है किसी भी तरह के फॉल्ट को हम बहुत आसानी से जो है फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ ये देख के कि हाँ हमारी कौन सी LED ग्रो कर रही है, कौन सी LED ग्रो नहीं कर रही है। अगर हम उसका मतलब जानते हैं तो बहुत आसानी से हम अपनी फॉल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा जो है प्रोसेसर मॉड्यूल है, उसमें पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया हुआ है। मैं आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि ये जैसे 24 वोल्ट है सप्लाई मॉड्यूल, तो 24 वोल्ट सप्लाई कार्ड को आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो ये ग्लो करेगा, नहीं आ रही है तो ये नहीं ग्लो करता है। ठीक है, दूसरा है
क्या हुआ कि PM1 PM2 दोनों कार्ड हैं, एक कार्ड को इन्फॉर्मेशन आ रही है 24 वोल्ट की, एक को नहीं आ रही है, हमें कैसे पता चलेगा? हमें यही एलईडी के थ्रू पता चलता है कि नहीं नहीं हमारा एक कार्ड तो चल रहा है, दूसरे कार्ड को 24 वोल्ट पहुंच ही नहीं रही है। ठीक है, तो दूसरा दूसरा जो एलईडी है वो एक्टिव का होता है। जो भी एक्टिव में क्या होता है कि जो भी जो है कार्ड हमारा एक एक्टिव मोड होता है, एक जो है हमारा जो है हॉट स्टैंड बाई मोड में रहता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो एक्टिव रहता है उसकी ये एलईडी जो है ग्रीन कलर में फ्लैश करती रहती है, हर वक्त फ्लैश करती रहती है। ठीक है, और अगर ये बुझी हुई है तो ये मतलब कि इनएक्टिव है, ये कार्ड जो है स्टैंड बाई में पड़ा हुआ है, अभी एक्टिव नहीं है। ठीक है, स्टैंड बाई ओके, ये ग्लो करता रहेगा। ठीक है, अगर स्टैंड बाई ये बगल वाले कार्ड को अपने चेक करेगा, और अगर वो कार्ड सही है तो ये जिस कार्ड का ये स्टैंड बाई है उसको चेक करता रहता है। तो अगर वो सही मिल रहा है तो ये स्टैंड बाई ओके दिखाता रहेगा। हाँ, अगर वो सही नहीं मिल रहा है तो ये स्टैंड बाई ओके नहीं दिखाएगा, ये एलईडी बुझी होगी, तो हमें समझ लेना होगा कि स्टैंड बाई कार्ड खराब है। ठीक है, फॉल्ट, ये फॉल्ट एलईडी क्या है, नॉर्मली बुझी रहती है, लेकिन जब भी कोई फॉल्ट आता है तो ये रेड कलर में ग्रुप कर देती है। ठीक है, चेंज ओवर, ये चेंज ओवर की बटन है रेड कलर की। ठीक है, जो भी कार्ड हमारा एक्टिव रहता है, जो कि जिसकी एक्टिव वाली एलईडी फ्लैश करती रहती है, जलती बुझती रहती है। ठीक है, तो वो जो है वो कार्ड हमारा एक्टिव है। ठीक है, अगर हमें चेंज ओवर करना है तो उसी एक्टिव कार्ड के बटन को दबा देंगे तो वो दूसरे कार्ड पे ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरे पीएम कार्ड पे ट्रांसफर हो जाएगा सिस्टम। इसके नीचे आप देख रहे हैं ये कुछ लिखा हुआ है, तो इस पे जो है हम एरर कोड पढ़ने के लिए, ये हमारा डिस्प्ले है, एलसीडी डिस्प्ले है। ठीक है, इसके नीचे एसएमबी सीरियल मॉड्यूल बस, तो हर एक कार्ड का सीरियल मॉड्यूल बस होता है, इसीलिए जो है तो वो सीरियल मॉड्यूल बस जो है वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसके लिए भी जो है ये होते हैं। तो ये जो है ये बराबर क्या रहते हैं, फ्लैश करते हैं, अगर ये सही काम कर रहे हैं तो ये फ्लैश करते रहते हैं। ठीक है, और अगर ये नहीं चल रहे हैं तो फिर मतलब कि इसका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं चल रहा है। इसके नीचे भी है, इसके नीचे आपका अगला जो होता है वो प्रोसेसर, प्रोसेसर ए बी और डी। ठीक है, एक रन एलईडी है, एक रेडी एलईडी है, तो प्रोसेसर के जो है ए बी डी ये हमेशा ग्रो करते रहते हैं, ग्रो करते रहने चाहिए। ठीक है, रेड फ्लैशिंग होता है तो इसका मतलब कि ये बूट हो रहा है, जब आप सिस्टम ऑन करते हैं तो उस समय ये रेड फ्लैश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फिर जब ग्रीन फ्लैश कर रहा होता है तो ये जो है ऑपरेशन मोड में नॉर्मली ग्रीन फ्लैश करते रहते हैं। ठीक है, बुझा हुआ है तो इसका मतलब कि या तो वो कनेक्टेड नहीं है प्रोसेसर, या तो फिर आपका वो बुझा हुआ नहीं रहना चाहिए, मतलब वो फॉल्ट ही है एक तरीके से। रेड फ्लैश कर रहा है तो मतलब वो रिबूटिंग हो रही है, वो जब स्टार्ट करते हैं उस समय रेड फ्लैश करता है, और नॉर्मली फिर वैसे ही ग्रीन फ्लैश करने लगता है। ठीक है, बुझा हुआ है तो फॉल्ट। अब पीएम पीएम लिंक, तो पीएम से पीएम के लिंक को ही चेक करते हैं। ठीक है, वैसे हॉट स्टैंड बाई से जब 100 Mbps लिंक मिलता है इनको, 100 Mbps का लिंक, तो ये जो है ग्रीन शो करते हैं। और अगर ये जो है आपका 10 Mbps का इनको स्पीड मिलता है तो ये येलो शो करते हैं, वरना फिर ये बुझे हुए हैं तो कोई भी लिंक इनको नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से इथरनेट है, तो इथरनेट के जो लिंक होते हैं, ठीक है, उसको भी ये चेक करते रहते हैं। इथरनेट लिंक हमारा अगर 100 Mbps से जो है इनको कम्युनिकेशन मिल रहा है तो ये जो है ग्रीन पे करेंगे, अगर वो लो लो कम्युनिकेशन का रेट जो है लो है, 10 Mbps है, तो वो जो है येलो, और अगर नहीं मिल रहा है कोई लिंक तो फिर ये नहीं करते हैं। ठीक है, लिंक नहीं करते हैं। पैरेलल इनपुट मॉड्यूल की एलईडीज के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। उधर जो 24 वोल्ट बताया था वो सेम है, एक्टिव बताया था वो भी सेम है, स्टैंड बाई ओके वो भी सेम है, ये फॉल्ट है वो भी सेम है, चेंज ओवर है वो भी सेम है ना, तो जैसे प्रोसेसर मॉड्यूल बताया था वैसे ही है। और ये एसएमबी जो बताया हुआ है सीरियल मॉड्यूल बस, उसको भी वो जब चेक करता है वो भी सेम है, ये बराबर फ्लैश करते रहना चाहिए, एक्टिव बराबर फ्लैश करता रहना चाहिए, अगर नहीं फ्लैश कर रहा है तो फॉल्ट है। ठीक है, 24 मॉड्यूल हमेशा लिट होता रहना चाहिए, नहीं लिट कर रहा है तो फिर फॉल्ट है।
उसको हमें चेक करना है 24 वोल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, तो फिर हमें सप्लाई चेक करनी पड़ेगी। स्टैंड बाई हमेशा चलते रहना चाहिए। स्टैंड बाई अगर बुझा हुआ है तो बगल वाले कार्ड पे हम देखेंगे क्या वो फॉल्टी से तो नहीं कर रहा है। बाकी ये इनपुट है, जो भी रिले पिकअप होती हैं साइड से साइड से जो भी इनपुट हमें मिलते हैं उनकी एलईडी जो है हमें ग्लो कर रही होती हैं, और जो इनपुट नहीं मिल रहे होते हैं उनकी एलईडी बुझी हुई रहती है। ये सिंपल है। जैसे कि एनकेआर आरकेआर है, तो एनकेआर पिकअप है अगर हमारा, तो आरकेआर हमेशा ऑफ रहेगा। तो एनकेआर पिकअप है तो एनकेआर की एलईडी जलेगी उस पॉइंट की, और आरकेआर की जो है बुझी रहेगी। तो वैसे रोम का है, रोम में भी बिल्कुल उसी तरह से है। तो इसमें जो है, इसमें एक फीचर है, ये आपका जैसे फॉल्ट का मैंने आपको बताया ही था, तो फॉल्ट तो हर कार्ड में एक फॉल्ट का इंडिकेशन रहता है। जैसे ही उस कार्ड का अगर कोई फॉल्ट आया तो वो पर्टिकुलर कार्ड का एलईडी ग्लो हो जाता है। पीआईएम में भी रहता है, वो आरओएम में भी रहता है, तो इसमें भी है। तो आरओएम कार्ड में आपको मैंने बताया था कि सिर्फ 8 आउटपुट होते हैं, एक कार्ड में 8 आउटपुट देता है एक कार्ड में, ठीक है। और जो पीआईएम कार्ड होता है वो 12 इनपुट लेता है। तो ये जो है, अगर ये ग्रीन ग्रीन ग्लो कर रहा है, मतलब क्या है कि ये 50 वोल्ट दे रहा है, या 4 की कोई बिट पिकअप हो रही है, या 4 की रिले पिकअप हो रही है, तो मतलब वो दे रहा है। अगर आउटपुट नहीं देता तो वो बुझा हुआ रहता है। लेकिन अगर वो रेड आउटपुट दे रहा है, मतलब आउटपुट फेल है, कुछ ओवर करंट है, कुछ शॉर्ट सर्किट है, कुछ आउटपुट में कुछ फॉल्ट फॉल्ट है, ठीक है। तो अगर रेड है तो वो हमारा फॉल्ट है, तो इसमें रेड भी आता है। तो पीएम मैं पहले ही सब बता चुका हूँ, पीएम का क्या काम होता है, ठीक है। पीएम का काम होता है लॉजिक प्रोसेसिंग का, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल्स कम्युनिकेशन का, ठीक है। जैसे पीआईएम का क्या होता है, पीआईएम का कार्ड काम होता है कि इनपुट वोल्टेज 50 वोल्ट डीसी के फॉर्म में जो है सारा का सारा इनपुट जो भी साइड से है हमारा, वो इनपुट कलेक्शन का काम होता है। रोम का क्या होता है, रोम जो है जब सारे इनपुट हमें मिल जाते हैं, स्टेशन मास्टर ने कौन कौन सा सर्किट, कौन सा जो है सिग्नल ऑफ करने के लिए ऑपरेशन किया है, ये सारी इंफॉर्मेशन लेके फिर वो सारा लॉजिक में सब कुछ चेक करके कि जो है गेट गेट का इंफॉर्मेशन पहुंच गया, सब चीज़ का इंफॉर्मेशन पहुंच गया, तो सारी इंटरलॉकिंग चेक करके फाइनल जो है आउटपुट देने का काम जो है हमारा रोम कार्ड देता है, फाइनल आउटपुट, ठीक है। वो भी 50 वोल्ट डीसी के फॉर्म में आउटपुट देता है, तो हम पर्टिकुलर डिले हमारी पिकअप हो जाती है, तो पर्टिकुलर जो है हमारे हमारे सिग्नल आ जाते हैं। दूसरे जैसे हमने पॉइंट चलाने का ऑपरेशन दिया है, तो पॉइंट हमारा चलेगा, सब कुछ चेक कर लेगा वो, तो है कि ऐसा तो नहीं कि रूट दिया हुआ है और पॉइंट ऑपरेट कर रहे हो तो सिस्टम को नहीं लेना है तो वो नहीं लेगा। तो वो सारा सिस्टम चेक करता है, ये सब पीएम का काम है, सारा का सारा चेक करना। ये सारी इंफॉर्मेशन, सारे इनपुट्स देना पीआईएम के थ्रू होता है, और ये सारे के सारे जो है चेक होने के बाद जो कि आउटपुट मिलता है वो आरओएम कार्ड का काम होता है, वो हमें आउटपुट देता है 50 वोल्ट को, ठीक है। तो हाउसिंग का क्या होता है, हाउसिंग का क्या काम होता है, हाउसिंग का काम होता है कि आपको पता है सभी जो है कंटेन करता है सभी मॉड्यूल्स का, ठीक है। ये एक बड़ी सी हाउसिंग रहेगी, वो हाउसिंग जो है डिवाइडेड होते हैं स्लॉट्स में, और स्लॉट्स में क्या होते हैं, मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स मतलब हमारे कार्ड्स, जो कार्ड्स हमारे आ सकते हैं। तो एक जो है स्लॉट में 10 कार्ड आ जाते हैं एक ही जगह रहते हैं, 10 आर कार्ड, 10 पीआईएम कार्ड्स आ जाएंगे। वरना फिर जो सबसे ऊपर रहता है उसमें क्या रहता है, सबसे पहला जो स्लॉट रहता है उसमें पहले और दूसरा स्लॉट जो है पीएम कार्ड्स के लिए रहता है, नेक्स्ट जो स्लॉट रहते हैं वो पीआईएम कार्ड्स के लिए। मोबिला पीसी जो होता है वो मेंटेनेंस पीसी है, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से मेंटेनेंस पीसी है कि हमको कोई भी डाटा दिखना है, ठीक है, तो वो उसमें हमेशा रिस्टोर रहता है। कुछ भी हमें डायग्नोस करना है, हमें सर्किट को देखना है कि सर्किट हमारा सर्किट को पढ़ना है, ठीक है, तो लॉजिक लॉजिक में वो जो है उसी फॉर्म में वो सर्किट को हमें दिखा देता है। फिर पूरा जो है जो भी डायग्नोस्टिक टूल्स उसमें रहते हैं, मॉनिटरिंग करना है हमें यार्ड की, तो मॉनिटरिंग बराबर होती रहती है, ठीक है।
और सारा का सारा जो है वो भी रिकॉर्ड होता रहता है, सारा जो लॉग होता रहता है। जैसे डाटा लॉगर में हम पुरानी रिपोर्ट देख लेते हैं, यार्ड का प्लेबैक देखना है तो वो हम देख सकते हैं। ये सारे के सारे जो है ऑपरेशन हम मोबिला पीसी या मेंटेनेंस पीसी के थ्रू करते हैं। अब इसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ दिखाई गई है इस स्लाइड में, तो रिमूविंग ऑफ मॉड्यूल, मॉड्यूल को कैसे निकालना है और कैसे रिप्लग करना है उसके बारे में पूरा का पूरा जो है इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो उसको दिखाने के लिए एक पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि नीचे की तरफ एक रेड बटन होती है। तो कोई भी कार्ड जैसे निकालना है, सबसे पहला पिक्चर है जैसे कार्ड, आप सबसे पहले पिक्चर में आप देखिए कि सबसे नीचे जो है वो ब्लैक कलर का वो है, उसके नीचे वहाँ पे एक रेड बटन है। तो कोई भी कार्ड हमें निकालना है तो सबसे पहले हम उसको इनएक्टिव करते हैं उस कार्ड को। तो ये बटन को हल्का सा आप टच करोगे तो बिल्कुल कम, बहुत कम फोर्स से बिल्कुल, ये जैसे कि एमसीबी को हम हल्का टच करते हैं तुरंत गिर जाती है, वैसे ये बटन है, उसको टच करते हैं तुरंत जो है कार्ड को डिस्कनेक्ट कर देती है। अब डिस्कनेक्ट करने के बाद अब जो है क्या करते हैं कि इस ये जो है ये इनके लॉक को बाहर की तरफ पुश करते हैं। आप देखिए ये बार बार डी डी और डी एरो बना हुआ है, तो बाहर की तरफ जब पुश करेंगे तो ये कार्ड अनलॉक होता है। फिर तो पहले उसको जो है क्या करते हैं, इनएक्टिव करेंगे रेड बटन दबा के, फिर उसको अनलॉक करेंगे, फिर उसके बाद जो है कार्ड को आसानी से बाहर खींच लेंगे बिना किसी फोर्स को लगाए। वो कार्ड ऐसे ही जैसे ही अनलॉक करेंगे कार्ड वैसे ही अपने आप पुश हो जाता है बाहर की तरफ। जब रेड बटन दबाते हैं तो 1 सेकंड का वेट करते हैं, ठीक है। और फिर ये कार्ड 1 सेकंड का वेट करने के बाद हम क्या करते हैं कि इसको जो है दोनों को, ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे की तरफ हल्का सा पुश करते हैं, तो कार्ड अपने आप अनलॉक होके जो है अपने बैक प्लेन से अलग हो जाता है। जब अलग हो गया तो उसको हम पकड़ के आसानी से खींच सकते हैं, कार्ड खींच के बाहर कर लेते हैं। तो कार्ड को हटाने का ये प्रोसेस है। तो इसी तरीके इंसर्टिंग ऑफ अ मॉड्यूल, तो इंसर्टिंग ऑफ मॉड्यूल क्या होता है कि उसी का उल्टा करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसको इंसर्ट करते हैं। उसको सबसे पहले हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि ऊपर नीचे आप जो रेड कलर का आप पट्टी देख रहे हो, ठीक है। तो रेड कलर की जो पट्टी है वो कुछ नहीं है, वो एक तरीके से खांचा बना हुआ है सीधे में, और उसी खांचे के बराबर का जो है एक स्लॉट कटा हुआ है कार्ड में, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। तो वो जो खांचे में जब वो हमारा जो है कार्ड जो है सेट होता है, कार्ड का स्लॉट जब सेट होता है, ठीक है, तो उसको अच्छे से देख के उसको जब सेट हो जाता है ऊपर और नीचे दोनों तरफ, तो फिर कार्ड बहुत इजीली मूव होता है अंदर की तरफ। इस कार्ड में बिल्कुल भी जरा सा भी पुश उस नहीं करते हैं। अगर हमने ज्यादा पुश उस कर दिया तो पीछे बैक प्लेन टूट सकती, बैक प्लेन की पिंस जो है हमारी डैमेज हो सकती हैं, ठीक है। अ, गलत तरीके से कार्ड पड़ गया या गलत कार्ड पड़ गया तो उसके लिए स्लॉट जब खांचे में पूरी तरीके से आता है तो वो रेल रेल की तरह स्लाइड हो जाता है उसमें। तो वो जो स्लाइड होता है फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसको स्लाइड होने के बाद उसको अनलॉक कर देते हैं। जब वो पूरी तरीके से जब बैक पिन्स लग जाती हैं तो उसको फिर वो लॉक आसानी से हो जाता है, वरना फिर आप लॉक करेंगे तो लॉक होगा नहीं ये। और जैसे ही लॉक हो गया मतलब उसके बाद वो अपना, अब हमारा लॉक हो गया तो लॉक हो गया तो हमारा कार्ड यानी कि पूरी तरह से फिक्स हो गया। तो ये हमें ख्याल करना पड़ता है, अगर हमने ये सब चीजें नहीं ख्याल की तो हमारा कई बार कार्ड डैमेज हो जाता है। मैनुअल चेंज ओवर ऑफ एक्टिव मॉड्यूल इन हॉट स्टैंड बाई पेयर। तो मैनुअल चेंज ओवर के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे करते हैं। उसके लिए चेंज ओवर बटन दी हुई है, उसी से करते हैं। दूसरा ऑटोमेटिक चेंज ओवर होता है, जैसे कि कोई एक कार्ड खराब हुआ तो ऑटोमेटिक चेंज ओवर अपने आप हो जाता है, इसीलिए उसको हॉट स्टैंड बाई कहा गया। इसमें जो भी स्टैंड बाई है सारे हॉट स्टैंड बाई है। मैनुअल चेंज ओवर ऑफ एक्टिव मॉड्यूल इन हॉट स्टैंड बाई पेयर, उसी चीज को दोबारा से समझाया गया है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जिस जो भी एक्टिव रहता है, जिसकी एक्टिव की एलईडी फ्लैश करती रहती है, उसी का चेंज ओवर बटन दबाएंगे तो सिस्टम चेंज ओवर हो जाएगा। पीएम हमारा PM1 से PM2 में चला जाएगा, अगर PM2 चल रहा है तो PM1 में चला जाएगा, ठीक है। अब इसका मेंटेनेंस की बात कही गई है कि मेंटेनेंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। मेंटेनेंस में कुछ नहीं है, मेंटेनेंस में इसके जो है आपका Vestas Mark II is limited to the replacement of faulty cards, या faulty modules, backplanes, cables। इसमें क्या है कि सबसे पहली लाइन में जो बताया गया है कि मेंटेनेंस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि इनका जो है बहुत ज़्यादा इनका मॉड्यूल्स खराब हो सकता है,
या तो इनके मॉड्यूल्स अगर मान लो नहीं खराब हुए हैं, कभी भी कोई फेलियर आता है तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं सिस्टम के अंदर। तो मॉड्यूल खराब हो सकते हैं, बैक प्लेन्स खराब हो सकता है, ठीक है, या फिर केबल्स खराब हो सकती हैं। ठीक है, मॉड्यूल सारे सही हैं तो हम बैक प्लेन की तरफ जाते हैं, बैक प्लेन्स भी सही हैं तो फिर हम उसके बाद देखते हैं कि हमारी केबल्स जो हैं वो जो भी कम्युनिकेशन के लिए जो केबल जो भी हैं केबल्स पे जाते हैं कि केबल्स तो नहीं कहीं खराब है, इथरनेट केबल्स रहती हैं वो सब रहती हैं। ऑल मॉड्यूल कैन बी स्वैप्ड आउट while best trace is running। ठीक है, मोस्ट फॉल्ट आर इंडिकेटेड बाय द फॉल्ट, ज्यादातर फॉल्ट जो है वो फॉल्ट एलईडी से पता चल जाते हैं। ठीक है, मॉड्यूल रिक्वायर नो कॉन्फ़िगरेशन बिफोर रिप्लेसमेंट बिकॉज द पीएम बैकप्लेन स्टोर्स ऑल कॉन्फ़िगरेशन डाटा। वही मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बार बार अगर कार्ड हम डिप्लॉय कर रहे हैं रिजॉइन कर रहे हैं तो बार बार कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं पड़ती है इसको। ठीक है, कि बार बार हम इसको एड्रेस इसका डाल रहे हैं, बार बार हमें सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ रहा है, एड्रेस देना पड़ रहा है, ऐसा नहीं करना। चेकिंग ऑफ पावर सप्लाई, दूसरा क्या, चेकिंग ऑफ पावर सप्लाई। कई बार पावर सप्लाई हम जो रेगुलर मेंटेनेंस में क्या करते हैं, पावर सप्लाई हमें चेक करनी पड़ती है। तो पावर सप्लाई में हम क्या चेक करेंगे, पावर 50 वोल्ट चेक करते हैं, दो तरह की पावर सप्लाई होती है, 50 वोल्ट और 24 वोल्ट। तो 50 वोल्ट की रेंज दी गई है हमें, वो होती है आपकी 42 से, मिनिमम 42 और मैक्सिमम 60 वोल्ट होनी चाहिए। अगर 800 ओम का लोड है तो 800 ओम से 10 किलो ओम तक का लोड है तो, ठीक है, और उससे अगर 200 ओम से 800 ओम तक का लोड है तो फिर हमें जो है 47.5 से 52.5 वो जो है 50 वोल्ट हमारा रहना चाहिए, 2.5 वोल्ट प्लस माइनस रहना चाहिए। इसी तरीके से जो है 24 वोल्ट के लिए दिया गया है मिनिमम 20 वोल्ट रहना चाहिए, मैक्सिमम 30 वोल्ट रह सकता है। ये इसी रेंज में रहना चाहिए, 20 से 30 वोल्ट के बीच में 24 वोल्ट मेंटेन करना है। चेकलिस्ट ऑफ सिग्नल मेंटेनर, सिग्नल मेंटेनर क्या क्या चेक करना चाहिए उनको हर विजिट में अपनी ईआई की। तो इसकी पूरी लिस्ट है, एक बार मैं सारी लिस्ट आपको जो मतलब रिसाइट कर देता हूँ। तो 24 वोल्ट एलईडी लीट हो रही है, वो जल रही है, वो जलते रहनी चाहिए सभी मॉड्यूल्स की। फॉल्ट एलईडी सबकी बुझी हुई होनी चाहिए। एक्टिव एलईडी लिट ग्रीन ओनली ऑन एक्टिव मॉड्यूल्स, जितने भी एक्टिव मॉड्यूल्स हैं उनकी एक्टिव एलईडी जलते रहने चाहिए। जितने भी स्टैंड बाई मॉड्यूल्स हैं उनकी बुझी रह सकती है, लेकिन एक्टिव जो है तो उनकी एक्टिव जलती रहनी चाहिए। स्टैंड बाई ओके, ठीक है, स्टैंड बाई ओके एलईडी सभी मॉड्यूल्स की जलती रहनी चाहिए। ठीक है, जितने भी मॉड्यूल्स के स्टैंड बाई दिए गए हैं, अब जिनका स्टैंड बाई ही नहीं है कोई तो उनकी कोई बात नहीं, जितने भी स्टैंड बाई दिए गए हैं तो वो सभी की भी जलती रहनी चाहिए, चाहे वो एक्टिव हो चाहे नॉन, चाहे एक्टिव हो चाहे ऐसे ही पड़े हों, उनकी स्टैंड बाई ओके हमेशा जलते रहने चाहिए सभी कार्ड्स को, जिनके भी स्टैंड बाई अवेलेबल है। स्टैंड बाई ओके एलईडी इज ऑफ, और स्टैंड बाई ओके एलईडी ऑफ रहनी चाहिए जितने के भी अवेलेबल नहीं है स्टैंड बाई। ठीक है, 50 वोल्ट एलईडी इज लिट ग्रीन इन ऑल रोम 50 मॉड्यूल्स, 50 वोल्ट एलईडी जो है वो ग्रीन जलते रहनी चाहिए। ठीक है, इन सभी रोम के कार्ड्स में 50 वोल्ट की एक एलईडी रहती है, उसमें लिखा रहता है 50 वोल्ट, वो हमेशा जलते रहने चाहिए रोम कार्ड पे। ठीक है, एस एम बी ए, एस एम बी बी हमेशा जो है वो फ्लैश करती रहनी चाहिए ग्रीन में। एस एम बी ए, एस एम बी बी, एस एम बी सी और डी भी जिस भी कार्ड में जो है कॉन्फ़िगर किए गए हैं वो भी हमेशा फ्लैश करती रहनी चाहिए पीएम कार्ड। ठीक, ठीक है, तो और प्रोसेसर रन ए बी और डी एलईडी जो है वो हमेशा फ्लैश रहनी चाहिए ग्रीन में। प्रोसेसर रेडी ए एंड बी एलईडी हमेशा ग्रीन में जलती रहनी चाहिए। पीएम पीएम लिंक स्टेटस एलईडी लिट ग्रीन, वो हमेशा ग्रीन में जो है जलती रहनी चाहिए। पीएम पीएम एक्टिविटी स्टेटस एलईडी फ्लैशिंग येलो इन ऑल रिडंडेंट पीएम। ठीक है, तो स्टैंड बाई जितने भी पीएम कार्ड हैं उनमें जो है पीएम पीएम एक्टिविटी स्टेटस जो है हमेशा पीले कलर से जलता रहना चाहिए। ईथरनेट लिंक स्टेटस एलईडी ए, ठीक है,
और अगर बी भी वहाँ पे यूज किया गया तो यूज किया ही रहता है सभी जगह, लिंक ए लिंक भी दोनों यूज किया रहता है, तो वो भी एलईडी जो है हमारी सभी पीएम में ग्रीन जलती रहनी चाहिए। तो उसकी पूरी लिस्ट है ये। और पीएम में जो डिस्प्ले हो रहा है वो हमेशा कुछ भी डिस्प्ले नहीं, क्लियर रहना चाहिए पीएम में। और अगर पीएम में कुछ भी डिस्प्ले हो रहा है तो वो डिस्प्ले ही एरर के लिए बनाया गया है, तो इसका मतलब फिर हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन सी एरर आ रही है उसमें। तो एरर कोड्स क्या होते हैं? वो मैंने आपको बताया कि इसमें जो है फॉल्ट, या तो हमें तुरंत का तुरंत जो है पता चल जाता है फॉल्ट की एलईडी से। दूसरा, हमें और गहराई में जाना है तो फिर वो क्या होता है कि एरर कोड आता है उसी में। पीएम कार्ड में जो हमारी जो एलसीडी डिस्प्ले रहती है उसमें एरर एरर डिस्प्ले करता रहता है। ठीक है, तो वाइटर एरर कोड्स होते हैं, नॉन वाइटल एरर एरर कोड्स होते हैं। तो जो भी लॉजिक और प्रोसेसिंग माइक्रो प्रोसेसर फॉर एरर वो वाइटल रहते हैं। और जो कम्युनिकेशन के लिए होते हैं या मोबिला से जुड़े हुए जो भी एरर होते हैं वो नॉन वाइटल होते हैं, जिनका हमारे ऑपरेशन से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं रहता है। ठीक है, इंटरलॉकिंग से कोई ज़्यादा लेना नहीं है। तो कुछ कम्युनिकेशन और जो मैंने बताया कि मोबिला से जुड़े हुए जो रहते हैं, ठीक है, वो नॉन वाइटल एरर्स रहते हैं। वाइटल एरर कोड्स के बारे में बताया गया है कि वाइटल एरर कोड्स किस तरीके से आएंगे। जब भी वाइटल एरर कोड्स आता है तो इस तरीके से आएंगे। वो चार चार डिजिट शो करता है इसमें। तो ए चैनल शुरुआत की जो जो दो डिजिट हो गई वो ए चैनल को शो करती हैं, और बाद की दो हो गई वो बी चैनल को शो करती हैं। ठीक है, तो वो इसमें 1E16 ये एरर आ रही है। तो 1E16 जो एरर आ रही है ये जो है हेक्सा डेसिमल डिजिट में ये एरर आती है। तो हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, 1E का मतलब क्या है, फिर 16 का मतलब क्या है। तो उसकी हमारी पूरी लिस्ट रहती है, उसके हिसाब से हम पता कर लेते हैं, तो उसी हिसाब से हमें क्या एक्शन लेना है वो एक्शन हम लेके अपना फिर ये राइट। ये नॉन वाइटल एरर कोड, जब भी नॉन वाइटल एरर कोड आएगा तो उसमें सबसे पहले डी लिख के आएगा, डी फॉर डायग्नोस्टिक। तो पहले डी लिख के आएगा, फिर उसके बाद एक स्पेस बन खाली छूटेगा, फिर उसके बाद एरर कोड लिख के आएगा, लास्ट में दो में एरर कोड लिख के आएगा। तो जैसे डी है फिर स्पेस है फिर 16 है, तो इसको देख के हम पता चल जाएगा कि ये कहीं कहीं किसी कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है सिस्टम के, या फिर ये मोबिला से जुड़ा हुआ कुछ है। ठीक है, तो इसमें हमारा सिस्टम, हमारा इंटरलॉकिंग तो फेल नहीं रहता, सिस्टम चलता रहता है। तो इससे हमें पता था ये नॉन वाइटल एरर कोड है, तो हम उस हिसाब से इसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसी हिसाब से एक्शन लेंगे जैसा कि इसके मैनुअल में दिया गया है। हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या हमारे रूल्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आई में हमारे रूल्स क्या क्या हैं। आप लोग सुन रहे हैं, आवाज आ रही है? आ रही सर, आवाज आ रही। चलिए बढ़िया, थोड़ा थोड़ा बोल दिया करिए तो मुझे भी समझ में आता है कि नहीं, किस आ रही है, हिसाब। बिल्कुल आ रही है ठीक है, सर, आ हाँ रही है। ठीक ठीक। तो जो डूज हैं, तो कीप द एआई रूम फ्री फ्रॉम डस्ट मॉइस्चर एंड कीप लेस टेम्परेचर। ठीक है, तो हमेशा इसको क्या करते हैं, तो आपको जानते हैं कि हमेशा ये डस्ट फ्री रहना चाहिए, मॉइस्चर फ्री रहना चाहिए, और जो है टेम्परेचर भी इसका हमेशा हमें कूल टेम्परेचर में रखना होता है। तो उसके लिए सभी जो है एसी इक्विप्ड रूम होते हैं इनके। कीप द एआई रूम विद गुड एयर फ्लो सर्कुलेशन एंड वेंटिलेशन। उसके लिए जो है गुड एयर फ्लो सर्कुलेशन के लिए और वेंटिलेशन के लिए हमारे एयर कंडीशनर्स लगे हुए हैं। ठीक है, प्लेस द रिमूव्ड फॉल्टी मॉड्यूल्स विद इन, हाँ ये हमारा वो तो हो जाता है कि हमारे एसी प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन बराबर बराबर हमें ऊपर तक पहुंचानी है, क्या हमारा एसी खराब हो गया है कि नहीं, कि सही है वो उसका ध्यान हमें बराबर रखना है। प्लेस द रिमूव फॉल्टी मॉड्यूल विद इन इक्विपमेंट फॉल्ट रिपोर्ट इनटू एन एंटी स्टैटिक बैग। ठीक है, जो भी खराब मॉड्यूल निकलते हैं या जो भी खराब कार्ड निकलते हैं उनको हमेशा क्या करना है, हमें एक एंटी स्टैटिक बैग, एक इस तरीके का बैग बनाना है, या एक इस तरीके का जो है बॉक्स रखना है, या अलमारी में कोई सेक्शन बना दो कि जिसमें कि खराब कार्ड आप जो है और बकायदा जो है उस पे जो है फॉल्ट रिपोर्ट भी चिपकाई हुई होनी चाहिए। एक फॉल्ट रिपोर्ट यानी उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि इसमें क्या फॉल्ट है। अगर मान लीजिए कोई आउटपुट मॉड्यूल हम निकाल रहे हैं और उसका हमें पता है कि इस नंबर का जो है 4 नंबर आउटपुट जो है इसका खराब है। ठीक है, तो हमें लिखना चाहिए कि हाँ 4 नंबर आउटपुट नॉट वर्किंग, 4 नंबर आउटपुट नंबर 4 इज नॉट वर्किंग ऑफ दिस कार्ड।
तो इस तरीके से हमें जो है मेंटेन करना है। कोई भी कार्ड अगर रिमूव हो रहा है तो उसको एक एंटी स्टैटिक बैग में अलग सेपरेट रखना है। मेंटेन मिनिमम 24 वोल्ट डीसी एट द वेस्ट्रेस हाउसिंग पावर सप्लाई कनेक्टर्स। ठीक है, मेंटेन मिनिमम 50 वोल्ट, तो 24 वोल्ट डीसी और 50 वोल्ट डीसी को बराबर चेक करना है हमें। ठीक है, टेक बैकअप ऑफ मोबिला मेंटेनेंस पीसी जो होता है उसका हमें हमेशा हर 45 दिन में बैकअप लेके रखना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हमें हर 45 दिन में उसका बैकअप लेके रखना है। इसमें बैकअप लेने का ऑप्शन रहता है, आप हर 45 दिन में उसको सिस्टम में सेव करते रहिए। ठीक है, चेक नेटवर्क केबल कनेक्टिविटी बिटवीन वेस्टरेस टू वेस्टगेट मोबिला। ठीक है, तो वेस्टरेस से वेस्टगेट के बीच में अभी जो है इसके भी जो है हमेशा जो है इनकी कनेक्टिविटी चेक करते रहनी चाहिए। कैसे चेक करनी चाहिए, तो ये इथरनेट के थ्रू जो है कनेक्टेड रहते हैं जो है ओवर द ओएफसी केबल। ठीक है, तो उस ओएफसी केबल का बराबर जो है जो भी हमारा वो रहता है, क्या कहते हैं, शेड्यूल रहता है ओटीडीआर का, और ये सब प्रॉपर चेक होते रहना चाहिए। ठीक है, तो वेस्टरेस मतलब ईआई सिस्टम और वेस्टगेट मतलब एसएम पैनल, उसके बीच की जो भी कनेक्टिविटी है, जो भी नेटवर्क केबल्स हैं, वो बराबर चेक होती रहनी चाहिए। ठीक है, फॉलो द हॉट स्वैप प्रोसीजर ऑफ रीस्टार्टिंग रिमूविंग एंड इंसर्टिंग ऑफ मॉड्यूल। ठीक है, तो जो भी रीस्टार्टिंग है, रिमूविंग है, इंसर्टिंग है मॉड्यूल्स का, उसको बराबर फॉलो करना चाहिए। इंश्योर दैट 24 वोल्ट एलईडी इज लिट इन ऑल मॉड्यूल। ये इंश्योर करना चाहिए कि 24 वोल्ट की एलईडी सभी मॉड्यूल्स में जल रही हो। ठीक है, बराबर वो लिट करते रहनी चाहिए। ठीक है, फॉल्ट एलईडी सभी मॉड्यूल में ऑफ हो, ये हमारा काम है कि हम बराबर उसको इंश्योर करते रहें। इंश्योर दैट 50 वोल्ट एलईडी इज लिट इन ऑल रोम मॉड्यूल्स। तो सभी जो है जो आउटपुट कार्ड्स हैं, सभी जो रोम कार्ड्स हैं हमारे, उनमें जो है 50 वोल्ट की एलईडी, ग्रीन एलईडी बराबर जलती रहनी चाहिए। ठीक है, एसएमबी ए और एसएमबी बी एलईडी बराबर फ्लैश करती रहनी चाहिए सभी कार्ड्स में। ठीक है, तो ये हमें इंश्योर करना है। रीड केयरफुली वेस्टरेस फॉल्ट। जब भी फॉल्ट हो तो जो एरर आया है, जो एरर कोड आया है, उसको केयरफुली हमें जो है रीड करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना चाहिए मैनुअल के अकॉर्डिंग। परफॉर्म वेस्टरेस MK2 सिस्टम चेंज ओवर ऑन एवरी फोर्टनाइट। हर जो है 15 दिन में हमें PM1 से PM2, PM2 से PM1 का चेंज ओवर करना है। ये हर 15 दिन में हमें करना है। डॉन्ट्स, डॉन्ट्स में क्या क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये हमसे ना हो। ठीक है, तो वो डॉन्ट्स है। डॉन्ट्स में क्या होता है, रिमूव एसएमबी केबल्स, कि हमने कोई भी एसएमबी केबल पकड़ी और उसको खींच रहे हैं ऐसे ही, ये सोच के कि नहीं हमारा तो सारा सिस्टम, क्या होता है कि हमारा सारा सिस्टम तो स्टैंड बाई पे चल रहा है, एक केबल है एसएमबी है, दूसरी एसएमबी भी है, हम निकाल लेंगे तो क्या होगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है। रनिंग सिस्टम से हम पता चला सिस्टम ऑन है, सिस्टम सब चल रहा है, और हमने कोई भी ऐसे केबल खींच रहे हैं, कोई डाटा केबल खींच रहे हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट कनेक्टर से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते सिस्टम में इस तरह का काम हमें नहीं करना है। ठीक है, फोर्स मॉड्यूल्स इनटू स्लॉट्स ड्यूरिंग इंसर्शन। मॉड्यूल्स को इंसर्ट करते समय फोर्सफुली इंसर्ट नहीं करना है। ठीक है, इसको इंसर्ट करना है तो फोर्सफुली इंसर्ट नहीं करना है। टच द मॉड्यूल कंपोनेंट। मॉड्यूल के जो कंपोनेंट्स हैं उनको टच नहीं करना है। मतलब कि आपने मॉड्यूल निकाला, मॉड्यूल में पता चला कि आप उसको पीसीबी को खोल के और उनके मॉड्यूल्स को टच कर रहे हैं, उनका रेजिस्टेंस हिला रहे हैं या रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं, ये सब नहीं करना। उसका मॉड्यूल के कंपोनेंट को हमें नहीं छेड़ना। रिपेयर मॉड्यूल्स ऑन योर ओन। हमें मॉड्यूल्स को अपने खुद से रिपेयर नहीं करना है। ठीक है, कि नहीं इसमें कुछ अंदर ड्राई सोल्डर कुछ जल गया है तो लोग ये रेजिस्टेंस बदल देते हैं, ये जो कैपेसिटर बदल देते हैं, ये सब हमें नहीं करना। अल्टर वेस्टरेस मार्क टू लिंक सेटिंग मोवेला एंड वेस्टगेट पीसी आईपी सेटिंग विदाउट ऑथराइजेशन। मैं विदाउट ऑथराइजेशन के कोई भी लिंक सेटिंग नहीं छेड़नी है। ठीक है, डिलीट मॉडिफाई
एप्लीकेशन लॉजिक प्रॉब्लम्स विदाउट ऑथराइजेशन। तो कोई भी एप्लीकेशन लॉजिक को हमें ना ही मॉडिफाई करना है ना ही डिलीट करना है, ये प्रोग्रामर लेवल की बात है। लेकिन यहाँ पे ये एक्सेस मिल जाता है तो स्मार्ट से स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं तो वो देखने भी लगते हैं, और तो हमें उस तरीके का कोई ऑथराइजेशन नहीं है, हमें वो नहीं करना है कभी भी। यूज एनी काइंड ऑफ सॉल्वेंट, किसी भी तरीके का डिटर्जेंट, किसी भी तरीके का सॉल्वेंट है, किसी भी तरीके का क्लीनर जो है हमें कंपोनेंट पे यूज नहीं करना है। वैक्यूम क्लीनर हमें कभी यूज नहीं करना है। बहुत गंदा हो गया है, लाओ उसको ब्लोअर से साफ कर देते हैं, अंदर पूरी धूल जम गई है, इस तरीके का काम हमें नहीं करना है। ऑप्टिकल फाइबर जो केबल है, कनेक्टर है, वो हमें नहीं हटाने हैं। कोई भी ऑप्टिकल फाइबर के कनेक्टर्स जब भी सिस्टम ऑन हो, हमेशा जब भी ये सब करना भी है तो प्रॉपर डिस्कनेक्शन लगा के सिस्टम ऑफ करके करना है। ठीक है। इंस्टॉलेशन ऑफ ऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर इन वेस्टगेट, ठीक है। अनऑथराइज कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं वेस्टगेट में, ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है। स्विच ऑफ वेस्टगेट, वेस्टगेट को हमें स्विच ऑफ नहीं करना है। ठीक है। वेस्टगेट मतलब कि आपका वीडियो। ठीक है। तो पता चला कि वीडियो को जो है हम स्विच ऑफ कर दे रहे हैं, ठीक है, वो हमें नहीं करना है। तो मोबिला पीसी जो कि हमारा मेंटेनेंस पीसी भी कहलाता है, उसको भी हमें स्विच ऑफ नहीं रखना है। ठीक है। नेटवर्क स्विच, पावर सप्लाई एंड रिमूव नेटवर्क, ठीक है। कम्युनिकेशन केबल, तो हमें जो है नेटवर्क स्विचेज हैं उनको भी स्विच ऑफ नहीं करना है, उनकी पावर सप्लाई को भी बंद करना है। ठीक है। और नेटवर्क कम्युनिकेशन केबल है उनको भी हमें बंद नहीं करना है। फॉल्ट फाइंडिंग, तो फॉल्ट फाइंडिंग अभी तक मैंने आपको बता दी है। इस पूरे जितनी भी स्लाइडें कंप्लीट हुई हैं मैं बताता रहा हूँ इसमें। तो सबसे पहला तरीका, हमें एलईडी, हर एक कार्ड में एक फॉल्ट की एलईडी दी होती है, वो हम देखेंगे प्रॉपर वो कार्ड फॉल्टी है तो उस फॉल्ट कार्ड को कई बार क्या होता है कि वो री इंसर्ट करके भी जो है हमारा फेलियर राइट हो जाता है। ठीक है। और अगर री इंसर्ट करने के बाद फिर आप देख लो, अगर वो दोबारा फिर से सेम फेलियर रिपीट करता है कभी भविष्य में, तो फिर आप उस कार्ड को चेंज कर दीजिए। या फिर क्या होगा कि नहीं राइट होगा, री इंसर्ट करके तब भी वो कार्ड चेंज करना पड़ जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है कि मान लीजिए एलईडी से नहीं कुछ पता चल पा रहा है तो एरर कोड से, एरर कोड में डिटेल, एरर कोड पढ़ के आप फिर डिटेल में जा सकते हैं किसी भी फॉल्ट के कि क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। अब उसके बाद भी अगर हमें चाहिए कि हाँ नहीं हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए यार्ड के बारे में, किसी इंटरलॉकिंग के बारे में कि तो फिर उसके आगे जाते हैं। तो फिर मॉनिटरिंग पैनल है हमारा, हमारा मेंटेनेंस पीसी है, मोबिला पीसी है। उसमें जो है हमारा क्या होता है कि सारा का सारा डाटा डाटा लॉगर है वो एक तरीके से सिस्टम का। तो हम जो है उससे जिस किसी भी समय का, अपने फेलियर के टाइम का, अपने कोई भी फंक्शन हम देख सकते हैं कि हमारा ये इंटरलॉकिंग फंक्शन सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इधर से गाड़ी जाती है तो रूट क्यों नहीं क्लियर होता है, हैं? या फिर रूट जो है पता चला कि रूट जो है पता चला कि जब भी देते हैं और नॉर्मल रूट कैंसिलेशन क्यों नहीं होता है, इस तरीके की प्रॉब्लम अक्सर आ जाया करती है। तो उस तरीके से फिर क्या होता है, फिर हमें सर्किट देखने की जरूरत पड़ जाती है। वो सर्किट जो है हमारे मोबिला पीसी में हमें मिलता है, लॉजिक सर्किट, वो हम देख सकते हैं। वो लॉजिक सर्किट में भी मिल जाता है। लेकिन फिर और फिर कई बार क्या है कि हमें जो है फिर हमें ज़रूरत पड़ती है कि नहीं हमें रिपोर्ट चाहिए, रिपोर्ट भी हमें यहाँ से निकल जाती है। तो इस तरीके से भी हम अपना फाइंड कर सकते हैं प्रॉब्लम्स। जैसे और क्या, वोल्ट मीटर चेक ऑन वेस्टेज इनपुट एंड आउटपुट एट द ट्रैक साइड इक्विपमेंट एंड ऑफ केबल्स। तो वेस्टेज के इनपुट आउटपुट भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता चल गया कि भाई ठीक है ये इनपुट इसको नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो अब ये इनपुट नहीं मिल रहा है अगर इसको, तो हम देखें कि हमारे 201 एनकेआर का अगर इनपुट नहीं मिल रहा है एनडब्ल्यूकेआर का, या हम देखें कि हमारी रिले पिकअप भी है कि नहीं है। हमारी रिले पिकअप है तो हमारी रिले सप्लाई दे रही है कि नहीं दे रही है। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिले रूम के बाहर का फेलियर है कि रिले भी नहीं पिकअप है, तो वो फिर हम उस तरीके से देखते हैं। ठीक है। तो इस ये फाइंडिंग होती है फॉल्ट फाइंडिंग के ये तरीके होते हैं। ठीक है। तो एक कई तरह के फॉल्ट्स के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। नंबर 1 जो है वो हॉट स्टैंड बाय मॉड्यूल हैज चेंज हो गई। तो क्या हुआ कि 2 पीएम कार्ड थे हमारे, एक पीएम कार्ड में कुछ फॉल्ट आया, वो दूसरे पे चला गया,
और हमने कहा कि हमारा सिस्टम तो सही चल रहा है, हमने कुछ ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो ऐसे नहीं होगा तुरंत। एक तो हमारा सिस्टम भी जो है ऑडियो विजुअल अलार्म दे देगा वीडियो पैनल पे, तो ये नहीं PM1 इज फॉल्टी या सिस्टम 1 इज फॉल्टी ऐसे दे देगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर आप मान लीजिए वहां से भी चूक गए, या वहाँ स्टेशन मास्टर नहीं बता पाया, या उसको नहीं सुनाई दिया, या आपका स्पीकर खराब है, उसने देखा फिर भी नहीं बताया, तो आप अपने शेड्यूल में जा रहे हैं, तो फिर आप इस चीज़ को चेक करिए। ठीक है, कि जो भी आप स्टैंड बाई जो है, ऐसा तो नहीं है कि स्टैंड बाई एलईडी आपकी रेड ग्लो कर रही है, तो आपको पता चल जाएगा स्टैंड बाई जैसे ही रेड ग्लो करेगी, या फिर दूसरा कार्ड इनएक्टिव पड़ा होगा, तो आप उसको अटेंड करिए। तो इसमें वही कहा जा रहा है कि हॉट स्टैंड बाई मॉड्यूल हैज चेंज ओवर, वो जो है चेंज ओवर हो गया है किसी भी कार्ड के फॉल्टी होने पे। तो एक तो इस तरह के फॉल्ट आते हैं, ये तो चेंज ओवर होने से हमें पता ही नहीं चल पाया, पता चला। दूसरी तरह के जो फॉल्ट होते हैं वो रिले आउटपुट आर नॉट एनर्जाइज्ड। तो रिले आउटपुट्स आर नॉट, पता चला कि क्या हुआ कि रिले आउटपुट जो है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसमें हम क्या क्या हमें चेक करना होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चेक, मॉड्यूल आउटपुट एलईडी इंडिकेटर, वो चेक करते हैं कि कोई रिले नहीं पर्टिकुलर पिकअप हो रही है, तो सबसे पहले देखेंगे कि उसकी आउटपुट एलईडी हमारी ग्लो कर रही है कि नहीं उस रिले पर्टिकुलर। PM डिस्प्ले पे देखेंगे कि कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, तो और अगर ये सब नहीं है तो फिर हम सप्लाई चेक करेंगे कि अब हमारा सिस्टम सप्लाई कितनी निकल रहा है, तो ये 50 वोल्ट सप्लाई पूरी निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है। ठीक है, तो अगर वो सप्लाई मान लो निकाल रहा है, अगर सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं तो सप्लाई सिस्टम निकाल रहा होगा। ठीक है, अगर फॉल्ट है तो फिर वो पता चल जाएगा, या तो फॉल्ट एलईडी से पता चल जाएगा, तो फिर हमें कार्ड रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर फिर भी सिस्टम ने बता दिया कि नहीं वो सप्लाई भी निकाल रहा है, फिर भी रिले नहीं पिकअप हो रही है, तब आप क्या करोगे, तो सबसे पहले जो है वो सर्ज रजिस्टर लगे होते हैं सिस्टम के अंदर ही, सर्ज रजिस्टर के थ्रू सप्लाई निकलती है, तो सर्ज रजिस्टर फॉल्टी हो सकता है। ठीक है, उस सर्ज रजिस्टर को हम चेक करते हैं। उस सर्ज रजिस्टर से जो पता चला कि वहां से भी फॉल्ट हमारा जा सकता है। अगर कोई फ्यूज बीच में लिया हुआ है कहीं किसी रिले में, तो वो फ्यूज हम चेक करेंगे। ठीक है, तो ये पूरे स्टेप्स दिए हुए हैं कि हम फ्यूज चेक करते हैं, आउटपुट के सर्ज रजिस्टर चेक करते हैं, तो सप्लाई को जैसे कि नॉर्मली हम फेलियर अटेंड करते हैं उस तरीके से हम सप्लाई के फेलियर को अटेंड कर लेते हैं। और अगर उसके अंदर सिस्टम के अंदर है तो सिस्टम की एलईडी बता देगी, वरना फिर डिस्प्ले बता देगा, तो उसके अनुसार फिर हम एक्शन ले लेते हैं। ठीक है, PM में भी वही बात है कि PM इनपुट एनालाइज्ड बट नॉट रिकॉग्नाइजिंग इनपुट। तो PM इनपुट में सप्लाई तो जा रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि PM PI जो PIM कार्ड है, वो सप्लाई तो जा रही है PIM कार्ड के इनपुट पे, लेकिन एलईडी जो है जल नहीं रही है। ठीक है, तो ऐसे में फिर से हम क्या करते हैं, तो फिर से हमें सप्लाई चेक करनी पड़ती है, तो हमें प्रॉपर 24 वोल्ट हमारी पहुंच रही है कि नहीं, सर्ज रजिस्टर पे पहुंच रही है। अगर कोई मान लो कि कहीं रास्ते में कुछ फ्यूज है, कुछ कनेक्टर्स हैं, तो उन कनेक्टर्स को हम चेक करते हुए अपने फॉल्ट को, या फिर क्या होता है कि या तो PIM कार्ड ही फॉल्टी है, तो फिर उसकी एलईडी ग्लो कर जाती है। तो फिर हम उसको चेंज करेंगे, वरना फिर हम वही एरर पढ़ते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रही है। और ये सब कुछ भी नहीं है सिस्टम के अंदर, तो फिर हम सप्लाई ही चेक करते हैं, सप्लाई को अटेंड करके अपना फेलियर राइट करते हैं। आप देख रहे हैं कि मतलब बहुत ही कम चीजें हो गई, मतलब पॉसिबिलिटी बिल्कुल बहुत कम हो गई फेलियर टाइप की, कि बस इतना ही, इतनी दो ही तीन चीजें हो सकती हैं, उसी में आपको चेक करना है। तो सीरियल मॉड्यूल बस फॉल्ट, कई बार क्या होता है ना, कनेक्टिंग केबल्स फॉल्ट फॉल्ट कर जाती हैं, तो फिर वो कनेक्टिंग केबल जो है कम्युनिकेशन की एरर आती है। ठीक है, तो उसमें फॉल्टी जो जब फॉल्ट होगा, असेंबली फॉल्ट होगा, तो तीन तरीके की, या तो फॉल्टी आईओ मॉड्यूल, कोई हमारा कार्ड फॉल्टी हो गया है, कोई हमारा PM फॉल्टी हो गया है, या कोई सीरियल मॉड्यूल बस फॉल्टी हो गई है हमारी, यानी कोई केबल हमारी फॉल्टी हो गई है। तो हम एक एक केबल को हटा हटा के, जो भी जिस कार्ड से भी जुड़ी हुई केबल है, जिस कार्ड से भी जुड़े हुए इंडिकेशन हमें आ रहे होते हैं क्वालिटी के, तो हम उसको अटेंड करें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दें।
नेटवर्क कम्युनिकेशन फॉल्ट, तो नेटवर्क कम्युनिकेशन फॉल्ट पांचवी तरह का फॉल्ट नेटवर्क कम्युनिकेशन फॉल्ट का भी है। तो ये भी जो है हमें तो होता है। हमें सबसे पहले मोबिला पीसी पे सबसे पहले जो है एसएम पैनल में जो है वीडियो पे पता चल जाता है, ठीक है। ऑडियो विजुअल अलार्म आ जाएगा कि नेटवर्क कम्युनिकेशन फेल हो रहा है आपका। कहाँ का फेल हो रहा है वो भी पता चल जाएगा कि आपका जो है केबिन 1 का फेल हो रहा है, वेस्ट केबिन का फेल हो रहा है, सेंट्रल केबिन का फेल हो रहा है, ठीक है। उसके बारे में अलार्म आ जाएगा, तो उसके फिर हम उसके कम्युनिकेशन को चेक करेंगे कि भाई हमारी ऐसा तो नहीं कि हमारा कनेक्टर खराब हो गया है या फिर हमारा जो है केबल जो है हमारी ओएफसी है वो एफसी फॉल्ट कर गई है। तो इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करते अटेंड करते हैं, ठीक है। तो ये था प्रेजेंटेशन आज का, और आप लोगों को अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।